गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. बहुत बढ़िया. तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को देख के एक ठो मतलब किसी गाना बोल रहे, गाना का एक लाइन याद आ रहा है, क्या से क्या हो गए देखते देखते. कल क्या थोड़े दिन पहले तुम लोग फाउंडेशन का बच्चा लोग था, आज अचानक से बड़ा हो गया और इंटर का पढ़ाई शुरू करने जा रहा है. सबसे पहले वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट एवरीवन. डन. अपने लिए ताली बजाए एक बार. एंड पास्ट एक्सपीरियंस, जितने भी बच्चे ये बैच स्टार्ट करते हैं उन बच्चों में मैक्सिमम बच्चे एग्जाम पास कर जाते हैं फाउंडेशन का. अभी मैं इंटर का नहीं बोलूंगा, फाउंडेशन का. यानी योर इंटेंट, योर डिजायर्स, योर इंटेंट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट द फाउंडेशन रिजल्ट एज पास टुवर्ड्स यू. एक होता है ना मन में कि चलना स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा अपना तो फाउंडेशन. वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है. तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, तुम लोग सब निकल जाएगा. ठीक. वैसे भी फाउंडेशन का इस बार का पेपर सच बोलना इजी था ना, तो ठीक है, खा पी के गया नहीं था तो तेरे लिए भारी ही होगा. बट इट वॉज दिस टाइम का पेपर वॉज ईजी एंड मेरे को लगता है कि ऐसे भी आप पास कर जाएंगे. डन. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट विथ सीए इंटरमीडिएट जर्नी फर्स्ट. आज की क्लास में मैं टोटल 3 मुद्दे तुम्हारे साथ पहले डिस्कस करूंगा. 3 टॉपिक्स जो आज मेरे को डिस्कस करना है. टुडे इज ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन का मतलब पहले अपनी जर्नी को समझना होता है. व्हेन वी एम्बार्क ऑन अ जर्नी, ठीक है, यू आर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी टुडे, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द जर्नी फर्स्ट. 3 चीज क्या डिस्कस करना है. पहला, सीए इंटरमीडिएट का जर्नी क्या रहने वाला है, सीए इंटरमीडिएट क्या है. दूसरा, डिफरेंस बिटवीन सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने आप को उसी हिसाब से फर्स्ट डे से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड तीसरा, माई सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट. यानी मैं आज आपको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, सब्जेक्ट के बारे में सारी बातें बताऊंगा, सिलेबस सब डिस्कस करूंगा. तो थर्ड पार्ट में विल बी टेकिंग एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट. ये जो ज्ञान अभी देने जा रहा हूं ये उन बच्चों के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लाइव ऑनलाइन या रिकॉर्डेड मोड में क्लासेस करने वाले होते हैं. लाइव एट सेंटर वालों को ना सीरियसनेस कहीं ना कहीं हमारे थ्रू ड्राइव होता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो भैया बजाएंगे, अच्छे से बजाएंगे. तो वो डर के कारण भी एक सीरियसनेस ड्राइव होता है कि नहीं, लाइव अगर सेंटर पे कर रहे हैं तो भैया हम लोगों को देखेंगे, कुछ करेंगे तो भैया टोक देंगे. बट जो बच्चे लाइव ऑनलाइन करते हैं या रिकॉर्डेड करते हैं ना, उनमें जर्नी के दौरान जो सीरियसनेस आना चाहिए वो काफी लेट आता है एज कंपेयर टू द स्टूडेंट जो लाइव एट सेंटर ज्वाइन करते हैं. तो अगर कोई बच्चा आगे के लिए भी प्लान कर रहा है कि मैं सर सेंटर पे नहीं, मैं सोच रहा हूं सब घर बैठ के पढ़ूंगा, एकदम फटाफट क्लासेस कंप्लीट कर दूंगा, एकदम 3 महीने पहले 4 महीने पहले क्लासेस कंप्लीट और रैंक की प्रिपरेशन, तो मैं तुमको बताऊंगा कैसे वो छलावा है तुम अपने साथ जो कर रहे हो एंड क्यों आपके लिए डिफरेंट मोड्स में लाइव एट सेंटर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ स्टडीज. तो जब हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, हॉलिस्टिक डिस्कशन करेंगे ताकि तुम्हारी आगे की क्वेरीज भी पहले ही क्लियर रहे और तुम अपनी पढ़ाई उसी तरीके से करो. मैं सबसे पहले जो तुम्हारे साथ डिस्कशन करना चाहता हूं वो है सीए इंटरमीडिएट. लिखना कुछ भी नहीं है किसी को, जस्ट लिसन. लिखने का काम कम है, सुनने और समझने का काम ज्यादा है और इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा. तो रटने का काम तो बिल्कुल नहीं है. सीए इंटरमीडिएट. सीए इंटरमीडिएट में सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा ये पूरी जर्नी क्या है, कितने सब्जेक्ट्स, कितने मार्क्स, क्या क्राइटेरियाज वगैरह, उस पर बात करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इस जर्नी में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और आगे एक बच्चे को बढ़ना चाहिए, वो मैं आपके साथ बात करूंगा. तो पहले यह समझाऊंगा सीए इंटर क्या है, फिर हम लोगों को सीए इंटर की जर्नी को किस तरीके से जीना है. सीए इंटरमीडिएट लेवल पे जो नया सिलेबस जिसके लिए अब आप पढ़ने जा रहे हो, आपके लिए ओल्ड और न्यू कुछ नहीं है, आपके लिए एक ही सिलेबस है जो आपको पढ़ना है. डन है बात. तो आपको सब बाइफर्केशन नहीं चाहिए कि क्या ओल्ड था क्या नया है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अभी क्या है. सीए इंटरमीडिएट, इधर नहीं, थोड़ा पीछे बैठेगा, तुम लंबा बहुत है, तुम सामने आएगा, इधर बैठ जा, पास में बैठ जा,
अर्जुन से दूर मत जा, अर्जुन तेरे बिना रह नहीं पाता है, बैठ जा। दोनों दोस्त हैं और कुछ ना समझे, दोनों ही बहुत सीधे हैं, स्ट्रेट है। और सीए इंटरमीडिएट की जर्नी, एक बात खाली पूछ रहा हूं जस्ट फॉर द फैक्ट, मैक्सिमम चेहरे तो मेरे देखे हुए हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को पहली बार सामने देख रहे हैं फिजिकली? नीचे का मजाक नहीं, हाँ जा जा, सामने पहली बार देख रहे हैं, हाथ खड़ा करें। ठीक है, बहुत कम ऐसे जन हैं अभी, डन। दूसरा, मेरे से पढ़े ही नहीं है, मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, नीचे कर, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? अगर मेरे को पहले देखे नहीं हो तब तो ठीक है, देख लिए। अगर मेरे से पढ़े नहीं हो तो मेरे को जानते ही नहीं हो मैं कौन हूं, नाम वगैरह वाइज नहीं जानना है, आदमी वाइज मैं बहुत एक सिंपल सरल आदमी हूं, हर बात सीधी सीधी करता हूं, दो मतलब किसी बात के मेरे होते ही नहीं है, अनलेस तुम उस बात के 2 या 3 या 4 मतलब निकालो, मेरी बात का एक ही मतलब होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो, ठीक है। मैं थोड़ा एक्चुअली इतना क्लासेस में बोलते हैं तो क्या होता है ना, बात बोलते बोलते कभी कभी बीच में पॉज आ जाता है, वो पॉज अनइंटेंशनल होता है। जैसे मैंने बोला अर्जुन स्ट्रेट है, तो ये अनइंटेंशनल मतलब ये अर्जुन स्ट्रेट है, सीधा वाला स्ट्रेट, मतलब ही इज अ गुड बॉय, सीधा बॉय, ये मैं बोलना चाहता था। तो जब आप मेरे साथ पढ़ाई करेंगे, इन्वायरमेंट बड़ा ही लाइट रहेगा, मेरी तरह वेट या भारी नहीं रहेगा, और हम लोग ना एकदम भाई भाई की तरह बात करते हैं, मतलब कंधे पे हाथ मत रखना, बाद बाकी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, आई एम जस्ट 20 years old नाउ, तो आई विल बी लाइक योर बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर, एंड सर बुलाना है सर बुलाओ, भैया बुलाना है भैया बुलाओ, बट अविनाश बोल के पॉज लेके फिर और कुछ मत बोलना, वो पॉज मेरा चलता है, तुम्हारा नहीं चलेगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। जो नए बच्चे हैं वो 2-3 दिन में मेरे को समझ जाएंगे, उनको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा अपने सीधे साधे गुरु को समझने में। हाँ, हैशटैग भी है मेरा, एक फेमस हैशटैग है मेरे लिए, अच्छा आदमी, जो फाउंडेशन के बच्चे मेरे को बोलते हैं, पता नहीं क्यों बट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी नए बच्चे हैं उसको डरने का नहीं है, मैं दिखने में ही खतरनाक हूँ, मन का बहुत सीधा और सरल आदमी हूँ, ठीक। तो सीए इंटर जर्नी की मैं बात कर रहा था, जो आपके लिए एप्लीकेबल सिलेबस है, नवंबर 2024 एंड ऑनवर्ड्स के लिए एप्लीकेबल सिलेबस है, वो सीए इंटर के सिलेबस में ना हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स? 6 सब्जेक्ट्स। एंड ये 6 सब्जेक्ट ना इंस्टीट्यूट ने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखे हैं। आपको ये सब बेसिक पता होगा, बट थोड़ा सुन के रखो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं पता रहती है, जिनके लिए जानना जरूरी है। एक ग्रुप है ग्रुप 1, दूसरा ग्रुप हो गया ग्रुप 2। अगर 6 सब्जेक्ट को 2 ग्रुप में इक्वली बांटना चाहे तो बताइए कैसे बांटेंगे? 3 सब्जेक्ट इन ग्रुप 1, 3 सब्जेक्ट इन ग्रुप 2। आपके ग्रुप 1 के, और हर सब्जेक्ट 100 मार्क का है, 100 मार्क का 6 सब्जेक्ट, तो टोटल कितने का हो गया? 600, जिसमें 3 ग्रुप 1 यानी ग्रुप 1 300 मार्क्स का, और ग्रुप 2 में 3 यानी ग्रुप 2 300 मार्क का। ग्रुप 1 के आपके जो सब्जेक्ट है वो 3 सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंट्स जो मैं पढ़ाऊंगा, लॉ अमित बच्छावत सर जो पढ़ाते हैं, एंड टैक्स, जिसमें 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, डीटी एंड आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बचपन में इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स समझा होगा, जिसमें इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही पर्सन पे पड़े वो डायरेक्ट, जिसमें इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक से ज़्यादा 2 पर्सन पे पड़े अलग अलग उसको इनडायरेक्ट। डीटी मतलब इनकम टैक्स, आईडीटी मतलब जीएसटी। ये 2 चीज आपको सब्जेक्ट में पढ़ने पड़ेंगे टैक्स में। बोलने के लिए तो 3 है, बट है एक्चुअल में 4 सब्जेक्ट, क्योंकि डीटी आईडीटी डाला हुआ एक सब्जेक्ट के अंदर 50-50 मार्क का, बट एक्चुअल में ये 2 के बराबर है, इसमें 2 की शक्ति है। 2 की शक्ति नहीं तो 2 का बोझा जरूर है, मतलब जब आप पढ़ाई करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, इट विल बी अ बिग सब्जेक्ट। ग्रुप 2 में जो हमारे पास है वो भी 3 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट ग्रुप 2 का कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा सब्जेक्ट ग्रुप 2 का ऑडिटिंग, एंड तीसरा सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। यहां पे भी 2 सब्जेक्ट 50-50 मार्क डिवाइडेड रहेंगे। 2 सब्जेक्ट रहेंगे 50-50, एफएम हो गया 50 और एसएम हो गया 50। टोटल 6 सब्जेक्ट आपके 2 ग्रुप में है। बेसिक याद रहेगा तो इसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, अकाउंट्स लॉ टैक्स ग्रुप 1, कॉस्ट एफएम और ऑडिट ग्रुप 2, ठीक। 300 मार्क्स ग्रुप 1, 300 मार्क्स ग्रुप 2।
अब ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो खेला है वो इसलिए बनाया गया है कि बच्चा चाहे तो एक बार में ग्रुप 1 के लिए अपीयर कर सकता है इंडिविजुअली, ग्रुप 2 के लिए अपीयर कर सकता है इंडिविजुअली, या चाहे तो दोनों ग्रुप के लिए एक साथ अपीयर कर सकता है। बोलने के लिए बता दूं, आप जब दोनों ग्रुप पास करेंगे तभी आपका आगे का जर्नी यानी सीए फाइनल का जर्नी शुरू होता है। यानी अगर कोई बच्चा नवंबर 24 में ग्रुप 1 देता है, ग्रुप 1 पास कर जाता है, उसकी सीए फाइनल की जर्नी शुरू नहीं होती जब तक वो ग्रुप 2 कंप्लीट ना कर ले। यानी सीए फाइनल की जर्नी आपकी तभी शुरू होगी जब आप दोनों ग्रुप क्लियर करोगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हम शुरू से डेडिकेटेड रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, 6 सब्जेक्ट है, दोनों ग्रुप एक साथ नवंबर 24 मई 25 जो भी आपका टाइम है उसमें आप दे देंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं আমি পারবো না ছটা একসাথে, তিনটে করে করব, গ্रुप 1 আমি দেবো नवंबर एंड ग्रुप 2 आई विल गिव इन मई एंड सो ऑन। अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। बट आपका फाइनल का जर्नी तभी चालू होगा जब आप दोनों ग्रुप पास करेंगे। तो सर एक ग्रुप दे के क्या फायदा है? फायदा यही है कि आपका थोड़ा सा बोझा कम रहता है कि जितना पीरियड में लोग 6 सब्जेक्ट कर रहे हैं आप 3 सब्जेक्ट करके अपना आराम से दीजिए और पास होइए, और जो दोनों ग्रुप करते हैं उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बस इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज 2 ग्रुप पास करने से ही फाइनल शुरू होगा, एक ग्रुप में फाइनल शुरू नहीं होगा। सर आइडियली कितना देना चाहिए ग्रुप्स, 1 या 2? आप सच सच बताइए सर। आंसर इज, कोई भी चीज़ हम लोग लाइफ में चालू करते हैं तो एम जो लेते हैं वो एम लो ले कि एम थोड़ा हाई ले। तो अगर आज आप चालू कर रहे हो विच इज जनवरी 15 से, और आपका एग्जाम नवंबर में है, मई 2015 नवंबर 24 में मान लो है, मई 25 में है, तो आपके पास अभी टाइम है 9 महीने का, 10 महीने का टाइम है। अगर आपके पास अभी टाइम है तो वाई एम फॉर शॉर्ट, लेट्स एम फॉर बोथ ग्रुप्स फर्स्ट। इससे क्या होता है, जब आप एम करते हो ना कि मेरे को दोनों देना है, आप अपनी पढ़ाई को उसी तरीके से स्पीड अप रखते हो। यानी अगर मेरे को दोनों ग्रुप एक साथ देना है तो मेरे को कम से कम ग्रुप 1 के तो तीनों अभी अभी चालू करने पड़ेंगे। अगर मेरे पास टाइम बचा एक्स्ट्रा तो मैं ग्रुप 2 का भी एक सब्जेक्ट चालू करूंगा, सो दैट मैं ये जून तक कंप्लीट कर दूं, जुलाई अगस्त या जून 15 के बाद मैं ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट करके अपना कंप्लीट करूं। जो सिर्फ एक ग्रुप यानी 3 सब्जेक्ट के साथ चलेगा उसके मन में क्या रहता है, भाई अभी बहुत टाइम है। वो क्या करता है, नॉर्मली अगर एक बच्चे का टारगेट होना चाहिए 3 क्लासेस पर डे, वो बच्चा 2 क्लासेस पर डे लेके शुरू करता है। और जब आप शुरू ही स्लो करोगे तो आपका आगे धीरे धीरे, हम लोग तो जानते हैं इंसान हम कैसे है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज इन आवर ब्लड। तो जब 2 से चालू करते हैं, थोड़ा दिन इधर उधर होते हैं तो 1 क्लास हो जाता है, फिर थोड़ा दिन इधर उधर तो क्लास ही बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं टाइम खत्म हो गया, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, फटाफट करो, हड़बड़ी में करो। यानी जब घुमा फिरा के हमको मेहनत उतना ही करना है तो वाई नॉट गिव बोथ ग्रुप रेदर देन गिविंग ग्रुप 1। ग्रुप 1 किनके लिए मैं प्रेफर करता हूं? जो बच्चे अपने आप को समझते हैं और बोलते हैं सर आई एम अ वेरी स्लो लर्नर, आई नीड टाइम व्हेन आई स्टडी समथिंग। मतलब आप आज पढ़ाएंगे, मैं एक बार घर जाके पढ़ूंगा, मेरे को सर वापस प्रॉब्लम होती है ना तो मैं एक बार वीडियो खोल के वापस देखता हूं कि सर क्या बोले थे, हम सॉल्व एक बार सर सम्स वापस करेंगे। अगर कोई ऐसा अपने आप को जानता है कि सर मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूं, मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, उनके लिए एक ग्रुप जाना प्रेफरेबल है। वो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। आई कैनॉट क्वांटिफाई अर्जुन वीक है या ये स्ट्रांग है, या ये वीक है ये स्ट्रांग है। इट इज यू हु इज टू डिसाइड कि मेरे में कितना पोटेंशियल है और मैं कितना कर सकता हूं। दूसरा, जो बच्चे बहुत लेट स्टार्ट करते हैं ना, बहुत लेट, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा अप्रैल में मेरे पास आता है और बोलता है सर अब मैं सीए इंटर की चालू करना चाहता हूं फॉर नवंबर, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं एक ही ग्रुप के साथ जा, क्योंकि तू ऑलरेडी 2 महीने लेट है। तू अगर हड़बड़ी में दोनों ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट करेगा, क्लासेस लेट कंप्लीट करेगा तो तू एग्जाम अच्छे से दे नहीं पाएगा। रेदर देन फेलिंग बाय गिविंग बोथ ग्रुप, इट इज बेटर कि आप एक ग्रुप दे और उसमें पास होके निकल जाए। तो अगर आज तुम इस जंक्चर पे मेरे से यहां बैठ के पूछोगे सर मेरे लिए क्या बढ़िया है, आई विल एडवाइज बोथ ग्रुप्स। बट फॉर दोज जिनको लगता है वो स्लो लर्नर एंड दे नीड टाइम टू स्टडी एनीथिंग एंड टू रिमेंबर थिंग्स, टू जॉट डाउन थिंग्स इन देयर माइंड, दे शुड गो फॉर ग्रुप 1 ओनली। आई हैव सॉल्व्ड योर क्वेरी। ये क्वेरी आपके मन में रहता है क्या करने का है। अभी क्लासेस कैसे करना है, क्या करना है, वो रूटीन में आगे बताऊंगा जब मैं वे फॉरवर्ड में जाऊंगा। अभी मैं ये बता रहा हूं कि अपने पास 2 ग्रुप करने को है, दोनों ग्रुप अपने को पास करने से ही फाइनल चालू होगा। ये 2 ग्रुप पास करने के बाद आपको ना आर्टिकलशिप करनी पड़ती है 2 साल की।
आर्टिकलशिप 2 साल की कंप्लीट होने के बाद एक 6 महीने का कंपलसरी स्टडी पीरियड रहता है, जिसके बाद आप अपना फाइनल एग्जाम दे सकते हो। यानी कोई अगर नवंबर 24 में सीए इंटर पास करेगा, उसका आर्टिकलशिप लगेगा अराउंड फरवरी मार्च 2025, खत्म होगा फरवरी मार्च 2027। तो उसको अगर 6 महीना कम से कम वेट करना है तो उसका एग्जाम नवंबर 2027 में फाइनल होगा। कब होगा? नवंबर 2027 में। सिंपल बोलता हूं, तुम नवंबर में एग्जाम दे रहे हो, इसके 3 साल बाद तुम्हारा फाइनल एग्जाम पड़ेगा, अगर तुम नवंबर में पास हो गए तो। 3 साल समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 2 साल तो हो गया तुम्हारा आर्टिकलशिप का पीरियड, 6 महीना तुमको कम से कम वेट करना ही है, तो तुमको 3 साल लगेगा तुम्हारा फाइनल एग्जाम देने के लिए। नहीं दे सकते, मतलब मई में, कौन सा फाइनल का बात कर रहे हो? मई में आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप देखो फरवरी से 2 साल काउंट करो, फरवरी 2027, हाँ आर्टिकलशिप से 2 साल, क्योंकि 2 साल की आर्टिकलशिप है आपकी। ऐसा नहीं है 2 साल सीए इंटर पास करने के बाद, 2 साल की आर्टिकलशिप है, और उस फरवरी के बाद कंपलसरी 6 महीना वेट करना है। मतलब फरवरी के बाद मई में नहीं दे पाओगे, कब देना पड़ेगा? नवंबर में। जो रियलिटी है, जो बात है, उसको समझ के रखने का, ताकि क्लैरिटी रहे मेरा आगे का वे फॉरवर्ड क्या है। पहले बताइए, सीए में, सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप समझ में आए? 300 सर पास होने के लिए क्या करना पड़ता है? हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40, मिनिमम हर सब्जेक्ट में, एंड ग्रुप वाइज 50%। यानी आप अगर पास होना चाहते हो तो आपको यहां पे जो 3 सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी, इन तीनों में मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा 40, एंड पूरे ग्रुप में पास होने के लिए मिनिमम टोटल आपको चाहिए, पता है कितना? 150। अब 40 जोड़ के 150 मत लाना, यानी 40 लाने से सब्जेक्ट क्लियर हुआ, बट अगर ग्रुप क्लियर करना है तो आपको कम से कम, अगर बोलूं डिवाइड बाई 3 इक्वली करके, तो 50 लाना पड़ेगा। हम हमेशा बच्चे के माइंड में फीड करते हैं कि आप 40 को पास मार्क्स समझो ही मत, आप 50 को पास मार्क्स समझो। सर अगर ऐसा हुआ तो हम पास है क्या? 40, 60, 50। क्या आपने हर सब्जेक्ट में 40 स्कोर किया है? क्या टोटल आपका 150 हो रहा है? यस, यू आर पास। सर अगर मान लो यहां 39, यहां 71, यहां 50, 160 टोटल, सर क्या मैं पास हूं? नहीं, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपका 40 से कम आ गया। बट इंटर लेवल में इंस्टीट्यूट अच्छे बच्चों को जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया किसी सब्जेक्ट में, उनको ना एक क्या बोलूं, रिवॉर्ड टाइप का देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जेम्पशन। अगर आप मान लो इस ग्रुप में पास नहीं हुए, बट आपका कोई सब्जेक्ट में 60 प्लस है, कितना है? 60 प्लस, यानी हमारे सेकेंड सब्जेक्ट में 71 है, 60 प्लस है, नेक्स्ट 3 टर्म तक आपको ये सब्जेक्ट वापस नहीं देना है। यानी अगर नेक्स्ट टर्म में आप ग्रुप 1 वापस दोगे ना, यू विल ओनली सिट फॉर अकाउंट एंड टैक्स, आपको बीच वाला लॉ देने का दरकार नहीं है। सर ये तो बहुत अच्छा बात है। बिल्कुल अच्छा बात है। तो सर हम ऐसे करेंगे, 3 टर्म में एक सब्जेक्ट पास करेंगे। ऐसा नहीं होता है, एग्जाम्शन कोई एक टर्म का ही लेके आगे बढ़ पाओगे। यानी अगर लॉ का एग्जाम्शन ले लिया, नेक्स्ट टर्म मान ले एडवांस अकाउंट्स में एग्जाम्शन आ गया, इसको क्लेम करना है तो लॉ छोड़ना पड़ेगा। मतलब इंस्टीट्यूट ICAI है मुन्ना, हम और तुम तो उनके बच्चे हैं भाई। वो ICAI है, उसने सब पैरामीटर एकदम देखकर अपना करिकुलम बनाया है कि 3 टर्म में 3 सब्जेक्ट पास करने से चुलबे ना। हाँ, ये एकदम पूरा प्रॉपरली आपको ध्यान रखने का है। पहले बताइए ग्रुप वाइज पास कैसे होंगे, समझ में आया? एक और इंस्टीट्यूट बच्चों को हेल्प करता है मैं बोलूंगा। मान लो किसी बच्चे का ऐसा आया, बहुत अच्छा बच्चा पढ़ने में, 70, 60, 50, कितना हो गया रे? 180। ग्रुप 2 में उसका आया 40, 120। इंडिविजुअली देखोगे, सब्जेक्ट वाइज बताओ क्या वो हर सब्जेक्ट में पास है? यस। ग्रुप वाइज बताओ, ग्रुप 1 पास है बट ग्रुप 2 फेल है। इंस्टीट्यूट बोलता है जो बच्चे दोनों ग्रुप देंगे ना, उनको हम एक सेट ऑफ मैकेनिज्म अलाउ करेंगे। यानी अगर ग्रुप 1 में आपके पास एडिशनल मार्क्स है और ग्रुप 2 में आपका ग्रुप टोटल कम हो रहा है, और वाइसे वर्सा, योर फर्स्ट ग्रुप का मार्क्स विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट ग्रुप 2। यानी टोटल दोनों ग्रुप मिला के पता है कितना चाहिए? 300। इंडिविजुअल ग्रुप में कुछ भी हो। ये समझा कि नहीं बात को? मान ले सर फर्स्ट ग्रुप में 120, सेकंड ग्रुप में 180, दोनों मिला के 300 हो गया। बस देख ले हर सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए? 40, तुम पास है। इसको बोलते हैं सेट ऑफ का मैकेनिज्म। एंड नॉट जोकिंग, अपने सीए इंटर के बंधुओं का रिजल्ट देखोगे ना,
बहुत सारे बच्चे इसी मैकेनिज्म से पास होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब मैं अभी जब आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताऊंगा एक ग्रुप टफ है एज कंपेयर टू दी अदर ग्रुप। तो एक ग्रुप में मार्क्स बहुत उठ जाते हैं और एक ग्रुप में मार्क्स उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चा 400 से पार कर रहा है, बट एक ग्रुप में उसका टोटल 200 या 150 नहीं हो रहा है, तो भी वो पास हो जाता है, क्योंकि दूसरे ग्रुप ने उसको ऑलरेडी आगे खींच दिया है। तो अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया को समराइज करूं, ये सब तुमको अब सीखना पड़ेगा, इनकम टैक्स पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, ये सब लॉ की भाषा है। इस सब्जेक्ट में पास होना है तो 40, ग्रुप में पास होना है तो 150, और दोनों ग्रुप में पास होना है तो 300। अब वो 300 कैसे भी आए, अगर पहली क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है 40 वाली, अब 300 कैसे भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। एंड अगर आप 60+ एग्जाम्शन स्कोर करते हो किसी भी सब्जेक्ट में, इंस्पाइट यू आर फिलिंग इन दैट ग्रुप, आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम्शन मिलता है विच यू कैन कैरी फॉरवर्ड टू टिल दी नेक्स्ट 3 टर्म्स। सर मान लो ऐसा हुआ 3 सब्जेक्ट में 2 एग्जाम्शन है, तीसरा फेल है, तो सर 2 एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक टर्म के कितने भी एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एक टर्म के। यानी मान ले ग्रुप 1 में 2 एग्जाम्शन, तीसरा फेल, ग्रुप 2 में 2 एग्जाम्शन, तीसरा फेल, इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता, बैड लक जिसको बोलते हैं। तो सर ऐसे तो हम दोनों ग्रुप फेल है, बट मेरा 4 एग्जाम्शन है, चारों एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सिर्फ तुमको नेक्स्ट टर्म में 2 पेपर देना पड़ेगा। अब एक और डाउट, सर जब नेक्स्ट टर्म देंगे तो कितना लाना पड़ेगा? कितना लाना पड़ेगा सर? सिर्फ 40 लाओगे हो जाएगा, क्योंकि जो पुराना मार्क्स है ना वो भी काउंट होता है। यानी अगर तुम्हारा एग्जाम्शन में 70 था तो नेक्स्ट टर्म के रिजल्ट में वो 70 काउंट होगा। इससे ज्यादा देखो इंस्टीट्यूट और कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। अगर इससे ज्यादा तुम मांगोगे तो इतना तो 12 में भी नहीं मिलेगा रहा। सर 12 में फेल होता कौन है? ये भी बात है। पहले बोलिए, क्या ग्रुप 2 है हमारे पास? ये बात समझ में आई? तीनों सब्जेक्ट समझ में आए, टोटल पासिंग मार्क्स वगैरह सबको समझ में आ गया? ये देखो, ये सब क्लैरिटी इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जब पढ़ाई शुरू करेंगे तो स्ट्रैटेजी बनेगी, भैया किस सब्जेक्ट में कितना हिम्मत चाहिए, कितना मेहनत करना है। उस स्ट्रैटेजी बनाते समय हम लोगों को पता होना चाहिए कितना कहाँ लाने से हम निकल जाएंगे। जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, एवरेज बच्चे मतलब वो बच्चे जिनको पढ़ाई से कोई ज्यादा प्रेम नहीं है, बट वो बुद्धू भी नहीं है, बुद्धू नहीं है, दिमाग है, बट पढ़ाई से कोई प्रेम, वो एवरेज हो गए। वो एवरेज बच्चों को ना हमेशा वो लोग दिमाग में रखते हैं कि कैसे हम लोग कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट स्कोर कर सके। उन बच्चों के लिए ये सब बहुत जरूरी है। मेरा बात समझा? तो 2 टाइप का बच्चा, एक जो एवरेज और एक बहुत ही वीक, दोनों ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसको क्रॉस करना है। लाइन क्रॉस करने के बाद तुम आगे भागना नहीं है, तुम वहीं रुक जाते हो, बोलता हो गया, लाइन क्रॉस कर दिए ना बस। बट जो अच्छे बच्चे जिनको अच्छे मार्क्स चाहिए, रैंक चाहिए, वो बच्चे के लिए तो स्काई इज द लिमिट। मतलब वो एक बार दौड़ने के बाद एक बार और 100 मीटर मार के आता है। मतलब उनके अकेले के मार्क्स में 2 बच्चे पास हो सकते हैं, बट वो देना नहीं चाहते हैं अपना मार्क्स, तो कुछ कर नहीं सकते। CSR नहीं है, CSR होता तो मार्क्स लैंडिंग कर लेते हम लोग। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर CA इंटरमीडिएट 6 पेपर्स। ग्रुप 1 जो है ना, ग्रुप 1 कंपैरेटिवली भारी एंड डिफिकल्ट है, ग्रुप 2 इजी है। रीजन बताता हूं। ग्रुप 1 में साइज वाइज एडवांस अकाउंट्स एंड टैक्स दोनों ही बहुत बड़े सब्जेक्ट है। बहुत बड़े मतलब जितने दिन में तुम्हारा कॉस्ट में दोनों कंप्लीट हो जाएगा, एडवांस अकाउंट्स और टैक्स को इंडिविजुअली कंप्लीट होने में लगेगा। यानी टैक्स, कॉस्ट और FM का मिला के 120 क्लास अगर होगा, अकेले एडवांस अकाउंट्स और डायरेक्ट टैक्स का 120 क्लास होगा। एडवांस अकाउंट्स का 120 और डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का 120। तो एक तो सब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है। ये इतने मैथ्स देखकर ही तुम समझ पाओगे कि तुमको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट में। 5 मैथ दूंगा मैं, तो वो 5 मैथ पढ़ने के लिए तो मेहनत भी अपने को करना पड़ेगा ना। बचपन में तो सर 2 बुक से सारा करवा देते थे। अब ठीक है, अपने को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना है, बट ये बुक्स अलग तरीके से डिजाइंड है, मैं समझाऊंगा क्या है। 2 बड़े सब्जेक्ट है, अकाउंट्स और टैक्स, और तीसरा जो बचा हुआ छोटा सब्जेक्ट है ना थोड़ा, वह है लॉ, जो की थ्योरी है। मतलब जो प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है उनका साइज बहुत बड़ा है, और जो थ्योरी सब्जेक्ट है उनका साइज ऑप्टिमल होने के बाद भी सर वो थ्योरी है। तो
थ्योरी में देखेंगे, सीए में जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, दे आर गुड इन प्रैक्टिकल्स, अकाउंट्स मैथ्स उनका अच्छा होता है, वो समझ पाते हैं धंधे को। बट जैसे ही उनको थोड़ा थ्योरी पढ़े दिया जाए और बोला जाए ना लिखो एक तो आंसर, वो बच्चे थोड़ा सा डल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, मन में रहता ना ये वाला बात, ये प्रॉब्लम। ग्रुप 2 में 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, कॉस्ट एफएम। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स डीटी आईडीटी में ना, डीटी आईडीटी है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, टैक्स है तो प्रैक्टिकल, बट बहुत थ्योरी लर्न करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो थ्योरी नहीं याद होगा ना, तब तक आप वो कंप्यूटेशंस नहीं कर पाएंगे। यानी पहले लॉ याद करो और उसके बाद उसका कैलकुलेशन बैठाओ। यहां कॉस्ट एफएम प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्योर प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी याद हो नहीं हो, तेरा क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब कोई रूल कोई लॉ नहीं है, भैया ये कॉस्टिंग ऐसे करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे होता है। तो 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, एक सब्जेक्ट जो तीसरा है वो थ्योरी है, ऑडिट। ये भी थ्योरी है तो इसका प्रॉब्लम है, बट ये सब्जेक्ट भी साइज वाइज छोटा है, लॉ से छोटा सब्जेक्ट है। यानी ग्रुप 1 में सब्जेक्ट्स के साइजेस भी ज्यादा है एंड टेक्निकलिटी भी ज्यादा है बिकॉज ऑफ लॉ। लॉ मतलब रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। ग्रुप 2 में रूल्स कम है, खाली एक ही सब्जेक्ट थ्योरी है जो कि ऑडिट पढ़ना है, अदरवाइज बाकी दोनों सब्जेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल। यानी ग्रुप 2 में तुम लोग फोड़ के मार्क्स लाओगे, ग्रुप 1 में मार्क्स लाने के लिए हिम्मत करना पड़ेगा। इसके लिए ही तो सेट ऑफ का रूल दिया गया। अगर कोई ग्रुप 2 में 180 ले आता है और ग्रुप 1 में उसका 130 ही है, 130 है, तो भी वो 310 टोटल है। इफ ही इज गेटिंग 40 इन एवरी सब्जेक्ट, ही विल बी डिक्लेयर्ड एज पास्ड इन बोथ ग्रुप्स। पहले क्या होता था, पुराने वाले सिलेबस में ग्रुप 1 वाज थोड़ा सा इजियर, ग्रुप 2 वाज थोड़ा डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि 2 थ्योरी थे, ईआईएस, एसएम और ऑडिट बोल के 2 थ्योरी सब्जेक्ट थे, और ईआईएस एसएम बहुत ही खराब टाइप का सब्जेक्ट था, कंप्यूटर के बारे में याद करना पड़ता था। तो बच्चे क्या होते थे, ग्रुप 2 में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते थे। क्यों स्कोर नहीं कर पाते थे? क्योंकि 2 थ्योरी है, तो जो टानना होता है ना मार्क्स को, वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट टानना है, 2 सब्जेक्ट मार्क्स टान नहीं पा रहा है। और वहीं ग्रुप 1 में अकाउंट्स था, कॉस्ट था, टैक्स था, 3 प्रैक्टिकल था, 1 लॉ थ्योरी था, तो वहां मार्क्स थोड़ा टन जाता था। तो वो लोग ग्रुप 1 में मार्क्स ज्यादा लाते थे और ग्रुप 2 क्या होता था, सेट ऑफ होता था। बट तुम्हारे लिए बिल्कुल उल्टा, तुम लाओगे ग्रुप 2 में मार्क्स और ग्रुप 1 तुमको सेट ऑफ में मिल जाएगा। अगर हम दोनों ग्रुप देते हैं तो, एंड अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो, तो अच्छे बच्चे हो, तो भैया दोनों ग्रुप बहुत अच्छे से निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? हम लोग क्यों सेट ऑफ सोचेंगे? हम लोग दोनों ग्रुप में 150 से ऊपर लेके आएंगे, दोनों ग्रुप इंडिविजुअल पास करेंगे। बट देखो क्या होता है ना, एग्जाम कौन कैसा पेपर आएगा किस टर्म में किसी को पता। तो हमको वर्स्ट के लिए भी जब तैयार होना होता है, तो हम तो ये एकदम इसी तरीके से सोच के चलते हैं कि कुछ नहीं तो ग्रुप 2 में इतना मार्क्स उठाएंगे कि ग्रुप 1 में थोड़ा शॉर्ट भी रहा तो मेरा क्लियर हो जाना चाहिए। इसीलिए जो बच्चा पहला क्वेश्चन पूछा ना, सर गो फॉर ग्रुप 1 और गो फॉर बोथ ग्रुप, आंसर टू दिस इज बोथ ग्रुप बिकॉज ऑफ द सेट ऑफ प्रोविजन। तो 2 फायदे होते हैं, एक तो टाइम का सही इस्तेमाल होता है, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करते हैं, और दूसरा होता है सेट ऑफ का बेनिफिट, जिसके कारण बच्चे को दोनों ग्रुप के साथ जाना चाहिए। बट दोनों ग्रुप के साथ जाने से भी, जब अब ये पहले जर्नी समझ में आ गया क्या करना है। तुम्हारा एग्जाम बताओ किस टर्म में है? मैक्सिमम लोगों का सबका नवंबर 24 या मई 25 कुछ होंगे तो होंगे, कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं, तो सब नवंबर 24 में होंगे। अब ये हो गया जर्नी जो मेरा सीए इंटर का अपना पूरा सिलेबस इंस्टीट्यूट ने बना रखा है। अब आगे कैसे बढ़ना है, मैं बोलूंगा सबसे फर्स्ट थिंग इन माइंड अ स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड इज, I will follow, I will focus on both groups for November. My decision to give both groups yes or no will be taken when I fill my exam form in August. तब तक तो पता ही चल जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा तुम्हारा कितना प्रिपरेशन है कितना नहीं है। तो अगस्त में हम डिसाइड करेंगे हमको नवंबर में दोनों में बैठना है या एक में बैठना है। बट जब मैं चालू करूंगा तो मैं कितने से चालू करूंगा? दोनों से चालू करूंगा, दोनों से। हाँ, एक ही देना पड़ेगा, वही मैं बोल रहा हूं। बट मैं ये बोलता हूं कभी कभी, अभी मैं यही समझाने वाला हूं, कभी कभी क्या होता है कि दोनों ग्रुप के चक्कर में आधा बोलते हैं ना, 2 नाव पे पैर रखने से एक्सीडेंट का, ऐसे मतलब एक्सीडेंट का चांस ज्यादा है। मैं हाथ गलत दिखा दिया, एक्सीडेंट का चांस ज्यादा है। बट क्या होता है, बच्चा नॉर्मली क्या होता है, दोनों ग्रुप प्रिपेयर करने के चक्कर में हड़बड़ी में आधा आधा प्रिपेयर करता है, तो ना हम इधर के रहे ना हम उधर के, और बहुत बार देखा गया बच्चा दोनों रुक जाता है।
तो तुम दोनों ग्रुप कर, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ग्रुप तो इतना स्ट्रेंथ से कर कि वो निकलना ही है, वो रुकना। जब वो हो जाए तब तू थोड़ा दो ग्रुप 2 तैयार कर ले, ताकि हम दोनों में बैठेंगे, जो होगा देखा जाएगा भाई। अटेम्प्ट अलग चीज और उसका प्रिपरेशन इज डिफरेंट। तो मैं ये डिसाइड करूंगा अगस्त में कि मेरे को 1 देना या 2, बट मैं शुरुआत जब करूंगा तो किससे करूंगा? दोनों से। अब दोनों से शुरुआत करने का मतलब ये नहीं है कि 6 सब्जेक्ट अभी से चालू कर देने, नहीं। अभी आपका प्राइमरीली ग्रुप 1 पर फोकस रहेगा। यानी कितने सब्जेक्ट चालू होंगे? पहले 3 ग्रुप 1 वाले 100%, अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स। ग्रुप 2 का एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट, एफएम नहीं, एफएम बाद में, कॉस्ट की बात, कॉस्ट। 4 सब्जेक्ट अगर किसी बच्चे को करना है, 4 सब्जेक्ट, अगर वो बच्चा बहुत डेडिकेटेड है और उसकी कॉलेज नहीं है, 2 टाइप के बच्चे अब सामने आएंगे, एक ज़ेवियरियन, एक भवेरियन एंड अदर्स। ज़ेवियरियन मतलब ज़ेवियर्स वाले, भवेरियन एंड अदर्स मतलब भग्गू या अदर्स, कोई भी अदर कॉलेज। मतलब एक जिसमें कंपलसरी अटेंडेंस है और एक जिसमें नहीं है। जिन कॉलेजेस में कंपलसरी अटेंडेंस है उन बच्चों को हमेशा चैलेंज आता है, सर 4 क्लास होता नहीं है सर प्रैक्टिकली। सर देखिए, सुबह 5 बजे निकल के गए, कोई हो ना हो कुत्ता और हम रास्ते पे होते हैं, ये ऐसा फील होता है। देखो मैं गया हुआ हूं, मेरे को फील हुआ है, और वो भी साला भौंकता है ना तो बहुत डर लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है हाथ में ईंटा लेके चले, क्योंकि उसको हम कुछ और ही लग रहे हैं जो हम हैं नहीं। कभी हुआ है तुम्हारे साथ, जो ज़ेवियर जाता है कभी कुत्ता पीछे भौंका है ना? अगर भौंकेगा तो तुम देखना तुम्हारा उस समय अलग टाइप का डर हो जाएगा। और भागना मत, तुम उससे तेज तो दौड़ नहीं पाओगे। हाँ, तुम उससे तेज दौड़, तुम्हारा हाथ तो अंदर है, गर्मी ले रहा है, अरे मतलब पॉकेट में है, तुम्हारा हाथ तो पॉकेट में है। और भागने के लिए तो यू नीड टू, मतलब दोनों फ्लो ऑफ हैंड्स के साथ स्पीड में भागोगे तो होता नहीं है। तो कभी भागने का नहीं सोचने का, या तो अपने हाथ में छड़ी लेके चलने का, जैसे बड़े बुजुर्ग लेके चलते ना पुराने जमाने। तुमको लगता था छड़ी का सहारा चाहिए, सहारा नहीं बे, कुत्ते को भगाने के लिए था वो निकलते थे सुबह सुबह अपना काम के लिए, दूसरा काम उस समय होता था, काम के लिए निकलते थे। तो एक हाथ में होता था पानी का लोटा, एक हाथ में होता था छड़ी। वो छड़ी कुत्ते को भगाने के लिए था, उनको चाहिए नहीं था, उनमें बहुत स्ट्रेंथ था। तुम लोग को लगता था कि वो छड़ी का सहारा लेके चल रहे हैं। तो एक छड़ी या एक ईंटा हाथ में हमेशा रखना चाहिए। ईंटा क्या करते हैं, घर से निकले कहीं देखे ईंटा हाथ में छोटा सा उठा के रखो। कुत्ता है तो कम से कम फेंकेंगे नहीं तो डरा तो दे एक बार उसको। हम लोग तो हमेशा ऐसे ही, भैया बहुत डर लगता था। एक जगह से हम क्रॉस करते थे, वहां 3-4 कुत्ता एक साथ सोता था, एक उठ के चिल्लाएगा सब उड़ जाएगा। और कभी कभी क्या होता था, सुबह सुबह वो लोग जो कचरा लेने वाला होता है ना, तो कबाड़ी वाला, वो लोग भी जाता था, तो उन लोग के कारण और डर लगता था। तो जो ज़ेवियर्स वाले हैं उनके लिए क्या होता है, सुबह 5 बजे निकले, 10 बजे कॉलेज खत्म हुआ, 11 बजे से आपकी क्लास शुरू होगी। तो आप क्या करते हो, 11 to 1 एक स्लॉट हो गया क्लास का, 1:30 to 4 दूसरा स्लॉट हो गया क्लास का, और घर जाने के बाद इतने थक जाएंगे कि सर हम एक क्लास से ज्यादा कर नहीं पाएंगे। तो ज़ेवियर्स वाले बच्चे 3 क्लास से ज्यादा दिन में नहीं कर पाते हैं। जो ज़ेवियर्स मतलब अटेंडिंग कॉलेजेस में बोलूंगा, क्योंकि बाहर वाले भी बच्चे अटेंडिंग कॉलेजेस। नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस के पास ना ये सुबह का टाइम फ्री रहता है। तो जो दूसरे वाले बच्चे 3 ही कर पा रहे हैं, नॉन अटेंडिंग वाले कितना कर पाएंगे? और हम लोग को इंश्योर करना है वी शुड डू 4। सर वो लोग का तो सीवी में एक तो ज़ेवियर्स नाम आ जाएगा, बायोडेटा में एक तो ज़ेवियर्स नाम आ जाएगा, तो सर शादी तो इजीली हो जाएगा। हमारा क्या सर, तुम्हारा होगा एक टाइम में सीए पास्ट, तुमको वो मेहनत करना है। मतलब मैं बोलता हूँ कंपटीशन जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही जगह रह के हो, कंपटीशन अलग तरीके से होता है। जो ज़ेवियर्स में चले गए वो अपना दूसरा जिंदगी में व्यस्त है, तुम लोग कहीं व्यस्त नहीं हो, तुम लोग अपना काम करो और सीए एक बार में निकालो। तो जो बच्चे ज़ेवियर्स में या कोई अटेंडिंग कॉलेजेस में है वो 3 क्लासेस पर डे कर पाएंगे। बट जो बच्चे कोई कॉलेज अटेंड नहीं कर रहे हैं वो कितनी क्लास करेंगे? 4 क्लासेस पर डे। अब 4 क्लासेस पर डे ऐसा होता है ना, रूटीन तो अगर आप लाइव एट सेंटर करना चाहते हो या लाइव ऑनलाइन करना चाहते हो तो रूटीन तो आप डिसाइड नहीं करते, रूटीन कौन डिसाइड करता है? टीचर। बट क्या होता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट वीडियो हो ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर अकाउंट्स कॉस्ट टैक्स लाइव ले लिए, लॉ वीडियो हो गया, या अकाउंट्स लॉ टैक्स लाइव ले लिए, कॉस्ट वीडियो हो गया, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट वीडियो हो जाता है। तो जो वीडियो वाला सब्जेक्ट होता है ना वो हम अपने तरीके से जचाएंगे सो दैट हमारी 4 क्लासेस पर डे की हम शेड्यूल कर सके। अब अगर 4 क्लासेस पर डे आप कर सकते हो तो देखो आप अपनी पढ़ाई कैसे करोगे। 4 क्लासेस इंटू 6 days पर वीक,
24, यस और नो? संडे को मैं बोलता हूं आइदर डू 1 or 2 क्लासेस और लीव, डोंट डू एनीथिंग। एनीथिंग मतलब क्लासेस, डोंट डू एनीथिंग। आप अपने पूरे वीक में जो पढ़ा था उसका क्या कर लीजिए, एक रिवीजन, रिकंसिलिएशन कर लीजिए। अकाउंट्स में सर ने इस वीक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कवर करवाया है, लेट्स सिट एंड स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड कंप्लीट। और संडे खुद को भी थोड़ा रेस्ट देते हो। इनिशियली आप 2-3 महीने दे पाओगे, उसके बाद संडेज भी ऑक्यूपाइड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो संडे क्या होता है, शाम को घूमने जाना है जाओ, बट सुबह से उठ के अपना जो 6 दिन का जितना पढ़े हो उसका एक बार क्या कर लेना चाहिए, तुमको रिवीजन कर लेना चाहिए। तो संडे क्लासेस कम करनी है और टाइम किस पर देना है, रिविजन्स पर। बट जो जेवियर्स वाले बच्चे वो 3 क्लासेस इंटू 7 डेज, यानी कितनी, 21 क्लासेस आप कर पाएंगे। तो देखो जो जेवियर्स वाले या नॉन अटेंडिंग कॉलेज है वो ऑलरेडी 4 क्लास एक्स्ट्रा कर रहे हैं, प्लस सेल्फ स्टडी उनका साथ साथ हो रहा है। और जो अटेंडिंग कॉलेज है उनको थोड़े से इश्यूज होते हैं। अब सर हम लोग क्लासेस कैसे जचाए? सर अगर आप 4 सब्जेक्ट कर रहे हो, नॉन अटेंडिंग वाले तो 6 क्लासेस पर वीक हर सब्जेक्ट की, 6 क्लासेस पर वीक, यानी हर दिन एक सब्जेक्ट, एक क्लास। जो अटेंडिंग 21 क्लासेस है उनको कैसे सजाना है समझा देता हूं। अकाउंट 6 क्लासेस पर वीक, बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। टैक्स 6 क्लासेस पर वीक, बड़ा सब्जेक्ट है, 12 हो गया, कितना बचा और 9 क्लास, 5 लॉ का, 4 कॉस्ट का। अनलेस यू आर टेकिंग लाइव, जिस पर आपका फिर कोई कंट्रोल, फिर जो सर बुलाएंगे आपको जाना पड़ेगा, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा बात समझ में है क्या बोल रहा हूं? अगर लाइव हुआ तो कॉस्ट में अगर सर 6 करा रहे हैं तो आपको भी 6 करना पड़ेगा। मैं ये रूटीन को ऐसा नहीं बना रहा हूं कि ये सब्जेक्ट वाइज कुछ लिखा, इट इज लाइक एक रूटीन टेंटेटिव कि हम अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे। तो जो बच्चे अटेंडिंग कॉलेजेस है उनके लिए चारों सब्जेक्ट का 6 क्लास पर वीक करना पॉसिबल नहीं है। 2 सब्जेक्ट 6 चलेगा जो बड़े सब्जेक्ट है, बाद बाकी चलेगा 5-4, या किसी में 6 किया तो दूसरा 3 करना पड़ेगा, सो दैट आप अपना काम अच्छे से कर सके। तो अब जो बच्चे हैं ना, अब सोच के देखना, अब दोनों ही बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अगर 4 क्लासेस का मैं टाइम बोलूं ना, कम्यूट करने के साथ साथ, मतलब आने जाने के साथ साथ, हर क्लास ऑन एन एवरेज 2 से 2.25 घंटे की होती है। तो अगर मैं 2.25 घंटे भी पकड़ूं तो 2.25 घंटे यानी 2.25 आवर्स बोलता हूं, इंटू 4, 9 आवर्स ये चला जाएगा, प्लस 1 to 1.5 आवर कम्यूटिंग, डिपेंडिंग ऑन आप कितने दूर से घर से आ रहे हो। नॉर्मली 1 घंटा कम्यूट होता है, 15-20 मिनट दूर होता है घर, या आधी घंटा दूर होता है। किसी का बहुत दूर होता है तो 45 मिनट्स आना, 45 मिनट जाना, 1.5 घंटे का टाइम लगता है। 10 से 10.5 घंटे अगर आपके यहां चले गए तो आपको घर जाके 2 से 3 घंटे मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। सर इतना पढ़ना पड़ेगा शुरू से? हाँ, ये इंटर है, यहां पे 6 सब्जेक्ट है, 4 नहीं है। फाउंडेशन और इंटर में जब मैं डिफरेंस समझाऊंगा यही समझाऊंगा। इंटर में पहले दिन से लग जाना होता है, फाउंडेशन में लगे थे लास्ट 1 महीने में। जो सत्य है वो समझो, इंटर में पहले दिन से लगना पड़ता है, फाउंडेशन में 99% बच्चे लास्ट 1 महीना ही पढ़ते हैं, उससे पहले बस चलता है, हो जाएगा, क्या चिंता है। तो आपको अपनी क्लासेस इस तरीके से सजानी है। सबसे पहला वे फॉरवर्ड में आता है क्लासेस को रेगुलरली करना, कंसिस्टेंटली, डेडिकेटेडली रोज क्लास करना। क्योंकि जब तक क्लास नहीं करोगे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, और जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो सब्जेक्ट प्रिपेयर ही नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चे जो प्रॉब्लम जिनका क्रिएट होता है वो होता है इनकंसिस्टेंसी के कारण। किसके कारण? इनकंसिस्टेंसी। और इनकंसिस्टेंसी का ज्यादा प्रॉब्लम तब आता है जब आप क्लास किस में करते हो, वीडियोस में करते हो। जब आप लाइव करोगे तो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आना ही पड़ेगा बुलाएंगे तो। लाइव के जगह तुम जब ऑनलाइन में बैठ जाते हो, छोड़ना आज मन नहीं है कल कर लेंगे, कल गए तो कल वापस मन नहीं है परसों कर लेंगे, ऐसे कर करके आपका 1 हफ्ते में अगर 2-2, 3-3 क्लासेस भी बैक होते जाओगे तो तुम देखोगे 2 महीने 3 महीने के टाइम में 30 क्लास पीछे हो गए। 2 क्लास भी बैक हुए तो 1 महीने में 8 क्लास बैक, 3 महीने में 24 क्लास बैक हो गया, 24 दिन का गोल। बात समझ रहे हैं क्या होता है? और ये होता है, दिस इज नॉर्मल। ये मत समझिएगा कि आपके साथ नहीं होगा। मैं यहां बोल रहा हूं जितने बच्चे बैठे 100 में से 50% बच्चों के साथ यही होगा। और फिर हमसे आके पूछेंगे सर आप बताइए क्या करना है, तो हम बोलेंगे रोज 1 क्लास कर बेटा, पहले बाद में कुछ और करना है, पहले रोज 1 क्लास डाल ताकि वो क्लास तो टाइम से कंप्लीट हो। जितना ज्यादा क्लास नहीं होता उतना ज्यादा बच्चा इनकंसिस्टेंसी के कारण क्लासेस के नंबर्स उसको बढ़े लगने लगते हैं, क्योंकि तुम पहले तो कंसिस्टेंटली किए नहीं, बाद में तुम हड़बड़ करोगे तो तुमको लगेगा इस साल खत्म ही नहीं हो रहा, इतना क्या पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात? कहां पे हमारा प्रॉब्लम होता है? पहला होता है क्लासेस,
दूसरा होता है क्लासेस करने के बाद जब एक एक सब्जेक्ट आपका आगे बढ़ रहा है और कंप्लीट नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ना शुरू हो गया, तब काम होता है सेल्फ स्टडी। मैंने फाउंडेशन के फर्स्ट डे पर एक बात बोली थी, 80% टीचर की मेहनत रहेगी, 20% तुमको करना होगा। जब लास्ट डे हमने मैराथन कंप्लीट किए थे तो तुमको समझ में आया होगा साला मेहनत तो सारा भैया ही किए हैं, हम तो आके क्लास में सिर्फ बैठे थे। और तुम्हारी मेहनत एक्चुअल में लास्ट 15 दिन में थी मैराथन के बाद, जो तुमको घर बैठ के पढ़ना था। हाँ या ना? 80% टीचर था, 90% टीचर था, 10-20% तुम किए। इंटर में वो नहीं चलेगा, इट्स 50-50। यानी जितना हम भागेंगे तुमको भी उतना ही तेज भागना पड़ेगा। यानी फाउंडेशन वॉज एन इंडिविजुअल रेस, हम ही भाग रहे थे। तुम लाइन पर खड़े थे, मेरे से लेके लाइन क्रॉस कर दिए। अब यहां पे आ गया रिले रेस। रिले रेस कभी सुने हो? आधा हम भागेंगे, आधा तुमको भागना है। तो हम स्पीड से भागेंगे तो तुम्हारा फायदा होगा, बट अगर तुम नहीं भागोगे सही से तो हम लोग हार जाएंगे। फाउंडेशन वॉज एन इंडिविजुअल रेस, स्प्रिंट था, हम ही भाग रहे थे। इंटर इज अ रिले रेस, तुमको भी भागना होगा, हमको भी भागना होगा। यानी हमारी मेहनत कम नहीं होती, तुम्हारी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी मेहनत आती है फर्स्ट लेवल पे, जो क्लासेस की बात करते हैं। तुम्हारी लेवल आती है क्लासेस के साथ साथ, बोलो सेकंड लेवल क्या? सेल्फ स्टडी। मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा, हर दिन जाके सिर्फ जितना क्लास में बोला है एक बार सिर्फ रीड करना है। और अगर होमवर्क दिया है, मैं बहुत कम होमवर्क देता हूं, एक मैक्सिमम कोई दिन दे दिया, नहीं तो बहुत बार तो मैं देता ही नहीं हूं होमवर्क की भाई कल आना, कल मिलते हैं। बट जब होमवर्क देता हूं तब देखा हूं बच्चा पढ़ लेता है। जब होमवर्क नहीं देता हूं ना, उस दिन बच्चा पढ़ता ही नहीं है, कल आना ना, कल बुक खोलेंगे। तो होमवर्क देने के प्रॉस भी है और होमवर्क नहीं देने मतलब नहीं देने के कॉन्स भी है। तो हम लोग क्या है ना, होमवर्क थोड़ा बहुत रखते हैं कि एक होमवर्क दूं ताकि घर पे जाके कम से कम तुम 10-15 मिनट बैठो मेरे सब्जेक्ट के साथ। हर सब्जेक्ट को रेगुलरली घर जाने के बाद आधी घंटा पढ़ना। यानी जो नॉन अटेंडिंग कॉलेज वाले 4 क्लास करेंगे, हाफ आवर इंटू 4 क्लासेस, बोल कितना होता है? 2 घंटा तेरे को रोज सेल्फ स्टडी करना है। और जेवियर्स वाले या अटेंडिंग वाले हाफ आवर इंटू 3 क्लासेस कितना होता है? 1.5। तो 1.5 आवर तुमको करना है। ये करोगे तो तुम खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि जो पढ़ाई होगा वो तुमको समझ में आएगा। नहीं करोगे तो तुमको हमेशा ऐसा लगेगा सर चलते जा रहे हैं, सर तो भागते गए, हमको देना ही भूल गए। वो डंडा देते हैं ना, उड़ो, देना ही भूल गए। तो क्या हो रहा है? सर भागते जा रहे हैं, सर आप नहीं जीतेंगे, हमको भागना होगा। सर तुमको भागना होगा सेल्फ स्टडी में। और संडे वाला दिन बैठ के जो रिकंसिलिएशन करने का काम है वो तुमको करना होगा। यानी हर दिन 2 घंटा, और संडे में बोलूंगा एक 4 घंटे से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम होना चाहिए। जो नॉन अटेंडिंग वाले हैं, जो अटेंडिंग वाले हैं उनके पास क्योंकि 3 क्लासेस रहती है, वो 1.5 से 2 घंटे ही दे पाएंगे। बट सोसाइटी एज्यूम करता है जो जेवियर्स में वो ऑलरेडी बहुत तेज है, वो 4 घंटे का 2 घंटे में तो कर ही लेगा। सोसाइटी एज्यूम करता है, आई डोंट एज्यूम एनीथिंग। सोसाइटी बोलता है जेवियर्स में जाने वाला बच्चा अच्छा होता है, हम बोले हम भी थे, तो फिर बोलता है हाँ ठीक है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। ठीक है, वो बात नहीं है, अलग है, वो हमारा ऐसे ले लेता है थोड़ा बहुत। क्लासेस हो गया, क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के बाद हमारा तीसरा आता है प्रैक्टिस, जिसमें हमारा आइकनिक रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स काम शुरू करता है। हम लोग 3-4 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन पर रेगुलरली एक क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, जो आपको उस दिन मतलब जैसे ही 3-4 चैप्टर होगा, यानी महीना भर होगा, तुमको अब थोड़ा सा अपना टाइम आधी घंटा एक्स्ट्रा करना होगा, सो दैट टू इंश्योर यू सोल्व दिस रेगुलर प्रैक्टिस डेली। और हम बोलते हैं अलग से कुछ नहीं करना। जो 2 क्लास के बीच में बातचीत करते हो ना, 2 क्लास के बीच में 45 मिनट का ब्रेक, आधी घंटा का ब्रेक, 15 मिनट में खाना खाते हो, 15 मिनट बतियाते हैं एक जगह, ये रेगुलर प्रैक्टिस कर लेना। अगर तुम करते जाओगे तो तुमको याद है फाउंडेशन में क्या हुआ था? सर फाइनल अकाउंट्स पढ़ लिए थे, BRS याद हो गया था, रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद हो गया था, हुआ था। वही इंटर में भी करना पड़ेगा। और यहां तो बड़ा सब्जेक्ट है, यहां तो और अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस तीसरा लेवल। एंड चौथा लेवल बोलते हैं बट करते नहीं है। मॉक टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोर्शन वाइज, एक होते हैं फुल वाइज। फुल वाइज तो समझ लो जब सब्जेक्ट खत्म होता है तब शुरू होते हैं, बट पोर्शन वाइज साथ साथ चलते रहेंगे। यानी हर 1.5 से 2 महीने में तुमको एक टेस्ट, 1 महीने में एक टेस्ट तुमको मिलते रहेगा। जैसे जैसे टेस्ट मिलेगा वो टेस्ट हम लोगों को अपीयर करना है। ये टेस्ट अपीयर तभी कर सकते हैं जब यू हैव इंश्योर्ड कि तुमने ये तीनों काम किया है। क्यों? पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो टेस्ट दोगे कैसे? ये मॉक टेस्ट।
तो तुम्हारी मेहनत देख क्या आई, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, और फिर वापस मैं एक अपनी मेहनत करता हूं विच इज, मतलब इंटर की जर्नी जो है ना, जर्नी उसका वे फॉरवर्ड ये है। 5 स्टेप में टोटल काम होगा। पहले हम लोग क्लासेस अच्छे से करेंगे, क्लासेस के साथ साथ तुम क्या करोगे, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, 3 चीज तुम करोगे। फिर लास्ट में मैं आऊंगा वापस क्या चीज के लिए, मैराथन। ये 3 चीज करना तो तुमको है, बट हमको रोज रोज तुमको बोलना पड़ेगा, बेटा पढ़ा क्या, किया क्या, रेगुलर प्रैक्टिस कर लिया ना, मॉक टेस्ट दिया क्या, वगैरह वगैरह। मेरे को रोज तुमको बोलना पड़ेगा। एक बार नहीं सुनोगे, 2 बार नहीं सुनोगे, थोड़े दिन बाद इतने लज्जित, मतलब इतना लज्जा फील करोगे कि खुद से करना शुरू कर दोगे। ये हो जाता है जब मॉक टेस्ट का मार्क्स आता है। सर मॉक टेस्ट का मार्क्स चेक करेंगे, इंटर लेवल से करना पड़ता है। फाउंडेशन लेवल पे क्या था, चिन्नी चिन्नी टेस्ट होते थे। इंटर लेवल में जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट का लेवल अलग होगा, तो उसमें आपको हर एक पेपर चेक होके मिलता है कि भैया आपको ये चेक होके आपका पेपर मिला, 50 में 30 आया, अब देख 20 मार्क्स गया कहाँ। वैसे जब 50 में 5 आएगा तो तुम्हारा मन बोलेगा अब बहुत हो गया यार, अब ये बेइज्जती हो गया है, अब हमको करना शुरू कर देना चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब तुम्हारा खुद मन बोलेगा। बट हम चाहते नहीं उस लेवल तक बात जाए, तो उससे पहले ही हम लोग शुरू कर देंगे ना अच्छे बच्चे की तरह। दिस इज वेयर आवर इंटर जर्नी गोस। तो वे फॉरवर्ड में 2 बात करूंगा। पहला बात, अगर कोई पूछे सब्जेक्ट वाइज सर क्लासेस कैसे करना है, यू शुड स्टार्ट विथ 4 सब्जेक्ट इफ यू आर एमिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स। क्योंकि सर 3 लेंगे तो अकाउंट्स और टैक्स तो भैया बड़े सब्जेक्ट है, ये चलते चले जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं। कॉस्ट लेने से क्या होता है, कॉस्ट खत्म होते ही एफएम शुरू होता है, तो तेरा दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू हो गया, और उधर लॉ खत्म होते ही ऑडिट शुरू हो जाएगा। यानी तेरा लॉ, ऑडिट, कॉस्ट, एफएम ये चलेगा साथ, अकाउंट्स और टैक्स तो हमेशा चलेगा। यानी अगर तेरा सिलेबस जुलाई 21 में, मान ले जुलाई 31 तक क्लास खत्म होने का बात है, तो अकाउंट्स टैक्स जुलाई 31, कॉस्ट एफएम दोनों मिला के जुलाई 31, और लॉ ऑडिट दोनों मिला के जुलाई 31। यानी कोई बच्चा अगर क्लास नहीं करना है ना ग्रुप 2 का, तो भी उसका क्लास कब खत्म होगा, जुलाई 31, और जो दोनों कर रहा है उसका भी कब खत्म होगा, जुलाई 31। 15 दिन एक्स्ट्रा ले ले, तो वो 15 दिन का एक्स्ट्रा मेहनत के चक्कर में हम अपना 5 महीना वेस्ट कर दे। कर लो वो 15 दिन का मेहनत, क्या जाएगा। पहले आपका शुरू होगा सिर्फ 4 सब्जेक्ट, ऑडिट एफएम नहीं शुरू होता है, कॉस्ट खत्म होता है, ऑडिट शुरू, एफएम शुरू होता है, और लॉ खत्म होता है तो ऑडिट, मतलब क्लास करना। कोई बाई करके रख दिया, कोई सीरियल की लेके रख दिया, वो सब बात अलग है, मैं क्लास शुरू करने की बात कर रहा हूं। यानी इफ यू हैव बॉट एफएम, डोंट स्टार्ट एफएम नाउ, एफएम विल स्टार्ट व्हेन कॉस्ट कंप्लीट्स। डीटी कंप्लीट होगा तो उसके पीछे आईडीटी शुरू हो जाएगा, यानी वही फ्लो चलेगा सब्जेक्ट का। तो एडवांस अकाउंट चल रहा है, डीटी चल रहा है, डीटी के बाद आईडीटी, लॉ चल रहा है, लॉ के बाद ऑडिट, कॉस्ट चल रहा है, कॉस्ट के बाद एफएम। दिस इज योर जर्नी व्हेन इट कम्स टू क्लासेस। एंड नंबर ऑफ क्लासेस हर दिन कितनी करनी है, वो जर्नी तुमको मैंने समझा दी। नॉन अटेंडिंग वाले 4 करेंगे और अटेंडिंग वाले 3 करेंगे। और तीसरा, सर हमारा पढ़ने का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो ये तुम्हारा पढ़ने का वे फॉरवर्ड है। नॉर्मली यही सारे बच्चे के मन में ना क्वेश्चन होता है कि सर कितना सब्जेक्ट चालू करे, सर कितनी क्लास दिन में करनी चाहिए, सर हम लोग को पढ़ाई कैसे करना चाहिए। यही मेन वे फॉरवर्ड में तुम्हारे डाउट्स होते हैं, जो मैंने जो सॉल्व कर दो फर्स्ट डे। प्रॉब्लम सिर्फ उसी में आएगी जो सब्जेक्ट ऑनलाइन है, वीडियो है, वीडियो, उसी में कंसिस्टेंसी बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि लाइव वाला तो कंसिस्टेंट ही रहेगा। डन है बात। बच्चे का क्वेश्चन है सर ऑनलाइन वाले का मॉक टेस्ट चेक होगा, बिल्कुल चेक होगा, बट सेम डे पे करके उसी दिन भेजोगे तो। ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे 7 दिन बाद करके आपको भेजते हैं, चेक नहीं होगा, क्योंकि चेक एक साथ होता है वो पेपर। मॉक टेस्ट पेपर में इतना ही रूल है, पैसा कुछ नहीं लगता मॉक टेस्ट का, नो मनी, एक बार फीस हो गया, नो मनी। नंबर 2, जिस दिन होगा उसी दिन आके देना होगा, तो कॉपी चेक होगा। मैं पेपर ग्रुप में दे दूंगा तुमको, पेपर प्रिंट होके आएगा, जो आएगा उसको प्रिंट में मिल जाएगा, नहीं तो मैं पीडीएफ ग्रुप में हमेशा डालूंगा। बट उनके पेपर चेक नहीं होंगे जो एग्जाम बोलेंगे हम 2 हफ्ते बाद देने वाले हैं। यानी तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारा सब कुछ होते चला जाएगा, तुम अगर अपने हिसाब से करोगे तो एग्जाम भी अपने हिसाब से दो, चेक भी अपने हिसाब से कर लो। ये इसलिए जरूरी है, नहीं तो बच्चा 6 महीने बाद आ रहा है, बोला भैया एक तो चेक करके दीजिए, तो ये मस्करी नहीं चलेगा। जिस दिन एग्जाम का डेट टाइम है उसी दिन आके, और एग्जाम का डेट टाइम हमेशा तुमसे पूछ के हम रखेंगे, कोऑर्डिनेटेड टाइम रहेगा। भैया हम लोग का अभी क्लास है तो चल 4 बजे दे दे, आज क्लास है 5 बजे कल दे देना, तो वो कोऑर्डिनेटेड एक टाइम रहेगा, तुमको उसी टाइम आके देना है। मैं बहुत बार 2 टाइम भी दे देता हूं, एक मॉर्निंग स्लॉट, एक इवनिंग स्लॉट, जो जब फ्री है आके अपना एग्जाम दे दो।
उसके बाद भी कोई नहीं दे रहा है तो बस इतना सही है, कॉपी चेक नहीं होगा। और मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मैं कभी डांटता ही आज तक डांटा नहीं है, डांटता तो मैं हूं ही नहीं, बस प्यार से बोलता हूं, वो डांट अपने आप लग जाती है। डन है ना बात। पहले बताइए, सीए इंटर की जर्नी में किसी को कोई प्रॉब्लम? एकदम क्लियर है आपको कैसे आगे बढ़ने का है? हाँ, देखो दोनों ग्रुप का क्लासेस लाइव करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या होता है अगर लाइव एक सिंक में चले, यानी आप एकदम डे 1 से शुरू करते हो तब तो लाइव पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपकी क्लासेस खत्म होगी शुरू होते चली जाती है। बट अगर आप क्या है ना वो करते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी शुरू नहीं किया, एक सब्जेक्ट बाद में शुरू करूंगा फिर दूसरा सब्जेक्ट करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लॉ का लाइव क्लास लेट से चालू किए, लॉ का लाइव लेट से चालू किए तो जितना लाइव हुआ उतना तो कर लिए, बट पुराना बैकअप पड़ा है। अब मैं क्या है, मैं बोलता हूं हमेशा लॉ जब तक खत्म नहीं हो ऑडिट चालू होना। टीचर तो क्या करेगा, लॉ खत्म करते ही नेक्स्ट डे से क्या चालू कर देगा, ऑडिट। बट तुम ऑडिट थोड़ा दिन जाओगे नहीं, क्योंकि लॉ का क्लास अभी भी बाकी है। अगर तुम डे 1 से करोगे तो ऑल 6 सब्जेक्ट लाइव एट सेंटर पॉसिबल होता है। बट अगर तुम डे 1 से नहीं करोगे, बाद में आओगे तो तुमको वीडियो ही लेना पड़ेगा। दूसरा कहां प्रॉब्लम होता है, डिजायर्ड टीचर। हर टीचर तो तुमको लाइव मिलेगा नहीं। सर मेरे को ये फलाना सब्जेक्ट तो फलाने जन से ही पढ़ना है, तो उसका तो फिर वीडियो करना। अगर तुम ये बोलते हो नहीं सर मेरे को आप जो बोलेंगे उससे पढ़ लेंगे, तो हमारे तो सब लाइव है तो आपको सब लाइव मिल जाएगा। आप बोलेंगे नहीं सर अब ये करेंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपका टाइमिंग मैच करेगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, 2 इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ए इंस्टीट्यूट बी। अब इंस्टीट्यूट ए का 11 बजे कॉस्ट का क्लास है, इंस्टीट्यूट बी ने लॉ का क्लास 11 बजे रखा है, और तुमको क्या लॉ उधर ही लेना है, तो मतलब यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन, वो टाइमिंग तुमको कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है। मेन होता है टाइमिंग अटकता है, इसीलिए सब लाइव नहीं कर पाते। समझ गए बात को, टाइमिंग अटक जाता है। आप 11 बजे लॉ करने जा रहे हो, बट 11 बजे आपका कॉस्ट का लाइव क्लास है, तो आइदर डू दैट वीडियो और डू दिस वीडियो, मतलब एक वीडियो तो करना ही पड़ेगा। हम लोग ये बोलते हैं वीडियो लेने की बहुत प्रबल इच्छा हो तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स वीडियो में जा सकते हैं, प्रैक्टिकल वीडियो में जाने नहीं चाहिए। मतलब तुम अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट, एफएम कोई हाल में वीडियो नहीं कर सकते। रीजन, चारों नए सब्जेक्ट है। सर अकाउंट्स तो बचपन से पढ़ा हुआ है, अब जो है वो बचपन पार हो गया है, अब जो पढ़ने जाओगे वो बहुत दूर है बचपन से। मतलब तुमको लगेगा कि सर हमारा अचानक से लेवल बहुत बढ़ा दिया इंस्टीट्यूट। अभी फाउंडेशन में ऐसा लगा ना 11-12 वाला इंस्टीट्यूट वापस पकड़ाया है, मतलब डर वैसा नहीं लगा क्योंकि सब पढ़ा हुआ था मैक्सिमम। इंटर में देखोगे कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, सब पहली बार पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने कभी ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में नहीं सुना है, अमलगमेशंस के बारे में नहीं सुना है, अकाउंटिंग वाइज कंसोलिडेशंस के बारे में नहीं सुना है, कैश फ्लो पढ़े भी हो तो लर्न करके एक तो फॉर्मेट याद करके चले जाते थे, अब तो वो काम नहीं करेगा। कंपनी फाइनल अकाउंट्स डीप में नहीं पढ़ा हुआ है, यानी वो सब पढ़ने हैं जो 12 में नहीं थे। मतलब अब सब कुछ क्या है, नया है। सर फाउंडेशन के सब्जेक्ट से कुछ सिमिलर नहीं है, कुछ नहीं। इंटर फाउंडेशन पूरा अलग सब्जेक्ट, इंटर पूरा अलग। तो यहां पे सब अलग सब्जेक्ट, आपको सब थ्योरी, सब लाइव एट सेंटर। अगर प्रैक्टिकल है तो करने का ऑप्शन रखना चाहिए। मतलब इफ यू आर जजिंग कि सर मान लो कॉस्ट भी 11 है, लॉ भी 11 है, कौन सा मैं लाइव करूं? आंसर इस कॉस्ट 11 लाइव कर रहे, लॉ 11 वीडियो में डाल दे। समझा ना कैसे डिसीजन लेते हैं? डिसीजन लेने के लिए ये पैरामीटर्स है। सर क्या बोल रहे हो, थ्योरी तो प्रॉब्लम है, थ्योरी वीडियो करेंगे तो कैसे चलेगा? प्रैक्टिकल वीडियो करने लगे और सही से नहीं किया, कॉन्सेप्ट एक बार बिगड़ा तो जिंदगी भर बिगड़े रह जाएगा, यानी फिर तुम कॉस्ट जिंदगी भर नहीं निकाल पाओगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? क्या प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में काम आने वाला है। थ्योरी क्या होता है, हम टाइम टू टाइम डेवलप कर सकते हैं पढ़ के, प्रैक्टिकल खुद से पढ़ के डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये आपको डिसीजन देगा कि आपको कौन सा लाइव करना है और कौन सा क्या करना है, वीडियो करने का है। पहले बोल, ये बात क्लियर। अब मेरा दूसरा जो वो था डिस्कशन का, वो था फाउंडेशन वर्सेस, बोलो क्या, इंटरमीडिएट। पहला डिफरेंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। फाउंडेशन में हमारी मेहनत सबसे ज्यादा थी, तुम्हारी मेहनत लास्ट टाइम में थी। इंटरमीडिएट में उससे काम नहीं चलेगा भैया, हमारी मेहनत प्लस तुम्हारी मेहनत इज इक्वल टू पास रिजल्ट। तो तुम अगर ये रिलाई होके आते हो कि यार इनके यहां पढ़ने से सुनते हैं पास हो जाता है, तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो बताया वो तुमको बेवकूफ बनाया है, क्योंकि भैया हमारे यहां पढ़ने से पास नहीं होंगे, पढ़ने से पास हो जाओगे।
यानी इट इज नॉट द टीचर हु विल मैटर मोर। टीचर मैटर करता है कहां पे, जब बात आती है गाइडेंस की, जब बात आती है पढ़ने का तरीका। बट जब पढ़ाई का बात आता है, एग्जाम देने का बात आता है ना, तब टीचर मैटर नहीं करता। तब कौन मैटर करता है? तुम खुद मैटर करते हो। और ये मैं एकदम सच सच बात बोल रहा हूं, चाहे कोई दूसरा आदमी कुछ भी बोले, जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा कोई टीचर उसको पास नहीं करवा पाएगा। भगवान तो हम लोग सबको गुण दिया है, बट कुछ उसका सदुपयोग करते हैं और कुछ उसका दुरुपयोग करते हो। तो तुम्हारे हाथ में तुम क्या करना चाहते हो, हमारे हाथ में तो तुमको सिखाना है। सिखाने के बाद तुम उसको अच्छे से यूज करोगे नहीं करोगे, वो किसका प्रॉब्लम है? तुम्हारा प्रॉब्लम है। हम तुमको टाइम टू टाइम नॉक करते रहेंगे, बाबू पढ़ रहा है ना, बाबू पढ़ रहा है ना। बट ये मत मानना, ये मत सोच लेना कि अविनाश भैया बैठ के एग्जाम दे देंगे। अर्जुन तक तो ठीक है, हम लोग दोनों मैच करते हैं। ये बोल दिया मेरा एग्जाम देने जाइए तो फोटो देख के निकाल देगा। बोल रहे हैं आप इतने स्मार्ट, फोटो में आप इतने ऐसे। समझ रहे हैं आप बात? मोटू पतलू का बात नहीं हो तो हम लोग एक जैसे हो जाएंगे, तेरे को खाना खिलाना शुरू कर देंगे, हम जिम नहीं जाएंगे। तो फाउंडेशन वैसे वर्सेस इंटरमीडिएट में पहला बात हो गया कि तुम्हारी मेहनत डे 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। दूसरा, फाउंडेशन वाज मोर ऑफ अ रिवीजन ऑफ क्लास 12। 3 सब्जेक्ट एकदम डीपली कनेक्टेड टू व्हाट यू हैव स्टडीड अर्लियर, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। कुछ लोगों के लिए मैथ्स नहीं था, बट आपने देखा होगा कि मैथ्स करते करते वो हो गया। सर ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस की तरह था, हमने ट्राई किया तो हमसे हुआ। लॉ खाली एक नया सब्जेक्ट था। इंटरमीडिएट में एक भी सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ नहीं, और जो अकाउंट्स लगता है पढ़ा हुआ, वो मैंने तुमको बोल दिया कि वो सब्जेक्ट भी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। तो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हो गया कि फाउंडेशन में सब्जेक्ट्स वर कनेक्टेड टू 12, इंटरमीडिएट में नथिंग इज कनेक्टेड टू 12, एवरीथिंग इज न्यू। एवरीथिंग इज न्यू मतलब ये रेस नया तरीके से दौड़ना पड़ेगा। पहले का कोई लिया हुआ चीज काम, बेस काम जरूर आएगा, बेसिक्स बहुत काम आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो बेसिक्स से तुम पूरा सब्जेक्ट क्रैक कर दोगे। सब्जेक्ट तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, फाउंडेशन में ना टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं था। हमने तुम लोग का बैच मई से कहीं स्टार्ट किया होगा, नवंबर में कंप्लीट किया, दिसंबर में एग्जाम था। यानी वो 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो 12 से लिंक थे, तुम्हारे पास 6 से 7 महीने थे। अब यहाँ पे 4 की जगह पहले तो आ गए 6 सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट नया है, बट टाइम तेरे को पता है लिमिटेड है हमारे पास। हमारा एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से चालू हो जाता है। कब से चालू हो जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। और तुम्हारा पढ़ाई चालू होगा, तुम समझो अभी से जो चालू कर रहे हैं वो प्लस नॉर्मल रिजल्ट तुम्हारा 15-18 फरवरी आएगा। उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई चालू होगा, यानी मार्च फर्स्ट वीक से समझो कि पूरा एकदम फुल फ्लेजेड चालू होगा। तो अगर तुम मार्च से सोचो, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना, उधर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कितना महीना? 4, 8 महीना 6 सब्जेक्ट, और वहां 7 महीना दिए थे, कितना सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट्स बढ़ गए और टाइम कम हो गया। दूसरा, हर सब्जेक्ट का साइज फाउंडेशन के 3 सब्जेक्ट के बराबर। यानी खाली अकाउंट्स बोलोगे तो हम बोलेंगे फाउंडेशन को इंटू 3 टाइम्स कर दो। जितना कंटेंट उसमें है उतना कंटेंट सिर्फ इंटर लेवल के अकाउंट्स में है। यानी सब्जेक्ट्स के नंबर्स बढ़े, सब्जेक्ट का टाइम बढ़ा, सब्जेक्ट का नंबर बढ़ा, सब्जेक्ट का कंटेंट बढ़ा, बट टाइम हमारे पास उतना ही है पढ़ने के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, टाइम कंस्ट्रेंट। मैं हमेशा इस पक्ष में था इंस्टीट्यूट को, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि आप भले ही 6 नहीं 8 सब्जेक्ट रखो, बट आप ना एग्जाम जैसे फाइनल में 2 साल बाद, 2.5 साल बाद ले रहे हो, 3 साल बाद, इंटर में कम से कम आपको 1.5 ईयर का गैप देना चाहिए। यानी अगर कोई पास दिसंबर एग्जाम में हो रहा है, उसका इंटरमीडिएट नवंबर में नहीं होना चाहिए। कब होना चाहिए? नेक्स्ट ईयर मई में होना चाहिए। इससे क्या होता है, जब एक प्रॉपर टाइम मिलता है ना पढ़ने का, तब तो हम लोग पूरा प्रिपेयर करके जाते हैं, नहीं तो हम लोग क्या होता है, हड़बड़ी में प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। और जो इनकंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम बोला, जो मैक्सिमम बच्चों के साथ होगा, उनको तो बहुत हड़बड़ी में प्रिपेयर करना पड़ता है। बहुत बच्चे मेरे को ये बोल के जाते हैं, सर गूगल ड्राइव दे दीजिए, आप कब कंप्लीट करेंगे? हम तो अभी कंप्लीट कर देंगे लेके। मेरा बैच कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट बैच चालू हो जाता है, वो बोलता है भैया अब हम लाइव ज्वाइन कर सकता है क्या? नहीं हुआ मेरा। समझ रहे क्या बात है? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ क्या? इनकंसिस्टेंसी। तो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में मेरे से कोई पूछे ना मेजर डिफरेंसेस, मैं ये 3 मेजर डिफरेंसेस सबसे पहले आइडेंटिफाई करता हूं। चौथा डिफरेंस जो मैं आइडेंटिफाई करता हूं वो है, वहां पे 2 सब्जेक्ट टिकी टिकी थे।
सच बताना, एग्जाम्स के समय अकाउंट्स और लॉ में जितना प्रेशर लिए थे, मैथ्स और इको में उतना प्रेशर 1.5 दिन में नहीं लेना पड़ा। बट यहाँ पे कोई टिकी नहीं है, यहाँ पे 6 के 6 सब्जेक्ट सब्जेक्टिव है। सर सुने एमसीक्यूज आ गया हर सब्जेक्ट में 30% एमसीक्यूज है, बट वो एमसीक्यूज भी कोई बड़ा क्वेश्चन से कम नहीं है। केस स्टडी एमसीक्यू जैसे अपने रेगुलर प्रैक्टिस में करते थे ना, एक तो केस होता था, 3 क्वेश्चन होता था, तुमको आंसर करना पड़ता। जैसे एग्जांपल फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन दिया, बोला जीपी बताओ, एनपी बताओ, बैलेंस शीट बताओ, तो तुम मन में बोलते थे ना, भला ही साला लिखना एक वर्ड हो, बट सॉल्व तो पूरा ही वही एमसीक्यू है। भला ही भैया एक तो गोला ही करना हो, बट वो गोला तक पहुंचने के लिए हमको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। रियलिटी इज दिस। यानी मैं कभी बोलता ही नहीं कि एमसीक्यू आया तो भैया वो इको या मैथ्स जैसा एमसीक्यू होगा 1 मार्क का, नहीं। एमसीक्यूज विल बी डिफिकल्ट एज द इंस्टीट्यूट इज मेकिंग दोज एमसीक्यूज केस स्टडी। बात समझ में आ रहा है? कहां चैलेंज आएगा हमारे पास? यहां चैलेंजेस आएंगे हमारे पास। और दूसरा चैलेंजेस आएगा, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। अब फाउंडेशन में तो क्या होता है, दोस्ती नहीं बनती है। मतलब क्या होता है, एकदम पहली बार मिल रहे हैं तो वो टाइम होता है कि ठीक है चल रहा है। अब इंटर में क्या हो गया, फाउंडेशन का इतना दिन होने के बाद, चैट्स वैट्स होने के बाद घनिष्ठता बढ़ जाती है, तो नए नए रिश्ते बनते हैं इंटर लेवल पे। फाउंडेशन में कम बनते हैं, कुछ लोग फाउंडेशन में भी क्रैक कर जाते हैं, बट मैक्सिमम लोग इंटरमीडिएट में आके नए नए रिलेशंस बनाते हैं, जिनके कारण डिस्ट्रैक्शन और बढ़ता है। एक साइड चीजें होती जा रही है टफ, दूसरा साइड हमारा ध्यान कहीं और चला जा रहा है, तो ऐसे भी हमारी पढ़ाई क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। ये सब जो बोल रहा हूं ना, ये एकदम मैं जो बोल रहा हूं ना, यू विल फील ड्यूरिंग द जर्नी कि साला जो पहला दिन बोले मेरे साथ वो हो रहा है। पहला दिन क्यों बोलना चाहिए, ताकि बच्चे को पता रहे ये सब आएगा, इसके बावजूद भी मेरे को अपने टारगेट्स मिस नहीं करने हैं। मेरे को सब्जेक्ट पढ़ते समय डर लगेगा, पहले ही बोल रहा हूं। तो जब डर लगे तो ये मत सोचना कुछ नया हो गया, भाई भैया पहले ही दिन बोले थे होगा, अब हो रहा है तो कोई टेंशन का बात नहीं है, मेहनत कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूं तो तुमको वो टफ लग रहा है, अरे भैया इतना समझना पड़ेगा, तो तुमको अपने आप को समझाना है, भैया पहले ही दिन बोल दिए थे टफ है, हमको थोड़ा मेहनत करना है ताकि हम इस चीज को क्रैक कर सके। डीटी जैसे डायरेक्ट टैक्स जैसे सब्जेक्ट में हर दूसरे दिन लगेगा बस अब छोड़ दे, छोड़ना नहीं है, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि उस सब्जेक्ट में पास हुए बिना तुम अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। पहले दिन से पता रहता है ना, तो तुम जब लड़खड़ाते भी हो ना, तुमको पता था ये तो होना ही था, तो तुम सही जगह पे फटाफट आ जाते हो। नहीं पता रहता है ना, लड़खड़ाने के बाद गिरे ही पड़े हो, कोई आके उठा दे हमको, वो होने वाला नहीं है। हम उठाएंगे लात मार के, अबे उठ। इट्स नॉट लाइक तुमको हाथ पकड़ के आओ आओ मेरे पास आओ, हम बताते हैं तुमको, हम भी तो मजा लेंगे ना, 2 लात मारेंगे फिर उठाएंगे तुमको। तो इंटरमीडिएट की जर्नी फाउंडेशन से इसीलिए काफी अलग होने वाली है। अचानक से तुमको दिखेगा कि सर सोच में मैच्योरिटी लाना होगा, विदाउट मैच्योरली थिंकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट आई वोंट बी एबल टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट्स। किसी का अगर भाई पढ़ा हो तो वो देखेगा उसका भाई काफी मैच्योर है, तेरा भाई जैसे तेरे से 2 साल ही बड़ा होगा, बट तुम देखेगा उसका मैच्योरिटी और तेरी मैच्योरिटी में काफी उस सोच का बहुत फर्क होता है। बिकॉज ये अब जो पढ़ने वाले हो ना, ये एज इट इज रियल लाइफ में लगाना है, और अभी तक जो पढ़े थे ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए था। आप अगर ये अच्छे से नहीं समझोगे, आर्टिकलशिप में हर दिन सुनना पड़ेगा, भाई तुमको ये भी नहीं पता, अरे तुमको ये भी नहीं आता है, अरे कौन सिखाएगा तुमको, जाओ दूसरा फॉर्म देख लो। वो सुनना हम लोगों को अच्छा नहीं लगता जब हम लोग इंटर पास कर जाते हैं, क्योंकि इंटर पास करने के बाद हाफ सीए तो हो ही गए, फुल नहीं तो हाफ तो हो ही गए। तो साला हाफ सीए होने के बाद कोई तुमको ऐसा बोल देगा तो खराब लगेगा कि नहीं? ये बोलेगा अगर तुम अच्छे से नहीं सीखोगे। यानी द लास्ट डिफरेंस इज द मैच्योरिटी ऑफ थॉट हैज टू बी देयर। मतलब कोई चीज मैं बोलूंगा तो तुमको एक्सेप्ट करने के लिए उसको रेडी होना होगा कि हाँ यार ये अगर ऐसे होता तो ये ऐसे हो सकता था, सर सही बोल रहे हैं। फाउंडेशन में तो क्या था, कभी कभी अरे ठीक है इसको ऐसे याद कर ले रहे, यहां याद करने से नहीं होगा, क्योंकि रियल लाइफ में थोड़ी बोलेंगे ऐसे कर लीजिए हो जाएगा। बोला क्यों? बोला बस हमको याद है। There has to be a logic behind every answer कि सर ये ऐसे इसलिए होगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। मेरा बात समझ रहे हो क्या बात कर रहे हैं? एंड फाइनल लेवल में मैच्योरिटी ऑफ थॉट हैज टू बी 200%। विदाउट मी सेइंग मोर यू शुड अंडरस्टैंड आगे ये बोलने वाले हैं।
सर बोलेंगे ये मत करना, ये करना, देख बोलेंगे, बोल दिए। दैट मैच्योरिटी हैज टू कम टिल फाइनल लेवल। इंटर लेवल में ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं आगे क्या बोलने वाला हूं वो बोल, ये एक्सपेक्ट करता हूं जो बोल दिया उतना तेरे दिमाग में रजिस्टर हो गया। मेरा बात समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? These are the major differences between a student coming from the foundation level to the intermediate level. जितना जल्दी अपने आप को तैयार करोगे इस जगह पर रखने के लिए, उतना जल्दी तुम स्टार्ट कर पाओगे अपना जर्नी। अदरवाइज ये जर्नी हैज नॉट स्टार्टेड, यू हैव जस्ट एम्बार्क्ड, अभी तक चालू नहीं हुआ। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन डे 1 ऑफ योर इंटर क्लासेस। ये इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि जब अपने बात करते हैं ना स्टे हेड बैच है, तो बच्चे को लगता है अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, क्या ही इंपॉर्टेंट होगा। नहीं, it is equally important as normal class, because next day say I'll start my normal class. My first class will be my first lecture, basics of accounting standard. मैं accounting standard चालू करूंगा first day। मतलब you cannot think कि भैया मजाक करने वाले, no, we will start our studies no matter what। तो सर बाद में वापस पढ़ाएंगे, no, done is done। तो सर लोगों को वीडियो करते हैं वो, अभी क्या वो आगे का जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा वो भी वीडियो करेंगे। कोरोना के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड। पहले ये सोचते थे बैच तब तक स्टार्ट मत करो जब तक भर गया, अब हम बोले जब भी स्टार्ट करो बच्चा तो वीडियो ही करेगा। मतलब अगर मान ले कोई बच्चा आया 10 दिन बाद एडमिशन लेने, मैं बोला इतना क्लास हो गया, बोला हमको वीडियो करना पड़ेगा कि वापस पढ़ाएंगे, बोला वीडियो करना पड़ेगा। बोलता है नहीं सर लाइव कीजिए ना, वीडियो मत दीजिए। फिर मैं बोलता हूं मैं जितनी क्लास लाइव कराऊंगा वो कर लेगा, बोलेगा ठीक है हम इतना वीडियो कर लेंगे। क्योंकि हो सकता है मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तुम उसमें नहीं आए तो वो भी तुम क्या कर रहे हो, वीडियो। और यहां पे ऐसा होता है एक दिन छूटता है ना, होली पे जाया हुआ बच्चा दिवाली आता है कभी कभी। जो बाहर से बच्चे आते हैं ना, होली में एक बार घर जाओगे, होली में घर जाओगे कुछ ऐसा हो जाएगा कि सीधा दिवाली पे ही आओगे, यानी तब तक तुम्हारा क्लास खत्म हो जाएगा, तुम एग्जाम देने आए हो। सर ऐसा थोड़ी होता, अरे होता है रे, सब देखते हैं, इसलिए फर्स्ट डे बोल रहे हैं। ऐसा मत होने देना। होली में जाओ, 4 दिन की छुट्टी है, 4 की जगह 7 दिन ले लो, 3 दिन वीडियो कर लो, बट 8वां दिन उठ के आ जाना ताकि लाइव वापस कर सको। वो वहां रह गए तो वहीं रह गए, ये काम मत करना। वैलेंटाइन डे होगा, वीक नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? डे तक चलता है, वीक मत मनाने लग जाइएगा, वो आपको बहुत ही मुश्किल क्रिएट कर देगा। किसके लिए? अर्जुन खाली झूठ बोलता है, वो उस दिन खोजने निकलेगा, देखेगा किसमें झगड़ा हो रहा है। अरे चल, गिफ्ट नहीं दिया हम देंगे, चलो तो मेरे साथ। अपने आप को क्या गिफ्ट देगा? कुछ और गिफ्ट देना, टेडी बियर क्यों देगा? अपने आप को मेरे को ले लो एज अ गिफ्ट। व्हाट इज दिस? তোর বন্ধু কিছু বলছে আমি এখন उत्तर দিতে পারবো না বাবা। चलो, क्या फाउंडेशन वर्सेस इंटरमीडिएट इज क्लियर टू एवरीवन? आर यू रेडी टू एम्बार्क ऑन द जर्नी? डिफिकल्ट है, नो डाउट, बट इतना मजा आएगा ना इस जर्नी में। आज भी मैं यहां बैठ के आई ऑलवेज वंडर एंड आई ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज व्हेन आई वाज नॉट हियर, आई वाज देयर। खाली मैंने टेबल्स चेंज किए हैं, वहां की जगह में यहाँ, क्योंकि साइज बड़ा हो गया तो वहां बैठ नहीं पाते हैं। अदरवाइज मैं आज भी उसी क्लास में हूं जिस क्लास में मैं 2012 में अपनी ट्यूशंस करता था। उधर बैठना काफी इंटरेस्टिंग है, इधर बैठना काफी डिफिकल्ट है। तुमको अभी लगेगा सामने वाला ज्ञान देके चला गया है, उसको क्या है। उधर बैठना काफी इजी है क्योंकि उधर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उधर सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई करके एग्जाम अच्छे से देके पास करना है। इधर 100 है, 1000 बच्चे हो गए तो 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उधर खाली एक जन की अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई हमको पास करना है, बाद बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा हमको मतलब नहीं है। दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। आज भी मैं चाहता हूं अगर मेरे को कोई ये बोले कि तू पैसे की चिंता मत कर, तेरा घर चल जाएगा, तो मैं आज भी पढ़ाई करने के लिए वापस लाइफ में जा सकता, और मैं उस चेयर पे, उस टेबल पे बैठने के लिए रेडी हूं, और सामने कोई भी पढ़ाने आए मैं पढ़ने के लिए रेडी हूं। बट जब इनिशियली कोई बच्चा आता है ना, वो ये नहीं समझ पाता कि उसका जर्नी इतना फैंटास्टिक होने वाला है। ये तब समझ आता है जब जर्नी खत्म होती है और लगता है यार क्यों इतना जल्दी खत्म हो गया। जैसे क्लास 11-12 में जब थे
हमेशा लगता था साला क्या 11 12 कॉलेज जाएंगे तो सोच कितना मजा होगा। अब कॉलेज में आने के बाद समझ में आ गया साला कॉलेज कुछ ही नहीं, कॉलेज डज नॉट एग्जिस्ट। 11 12 लास्ट था और साला उसमें ही मजा नहीं किए भाई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां तुम प्रेजेंट में हो ना उसको 100% जीने का कोशिश करो। एंड दिस जर्नी इज द लाइफ्स मोस्ट फैंटास्टिक जर्नी यू विल हैव एवर इन योर लाइफ। इसके बाद ऐसी फैंटास्टिक जर्नी कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। क्यों? तुम अब लास्ट स्टूडेंट हो समझो, जैसे ही फाइनल में गए ना ये पढ़ाई का तरीका खत्म हो जाता है। फाइनल में इट इज ऑनलाइन और वीडियोस, मतलब ये पढ़ने का तरीका इज लास्ट इन योर लाइफ। जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय कर लो, इसके बाद ये कभी देखने नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो बहुत अच्छा डायलॉग है ये कुंग फू पैंडा का, कुंग फू पैंडा पिक्चर देखे हो ना? फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को एक्सप्लेन करता है। प्रेजेंट इज द बेस्ट गिफ्ट सो इट इज नोन एज प्रेजेंट। प्रेजेंट का दूसरा मतलब होता है गिफ्ट। आई एम प्रेजेंटिंग, मतलब प्रेजेंट करते हैं ना, गिफ्ट देते हैं। प्रेजेंट इज द बेस्ट थिंग, इसलिए उसको प्रेजेंट बोलते हैं। पास्ट और फ्यूचर में कुछ नहीं रखा। पास्ट का सोच के दुखी होना और फ्यूचर का सोच के अपने आप को टेंशन में डालने से अच्छा जो प्रेजेंट है उसको जीते रहिए। अपने आप फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा और पास्ट याद नहीं आएगा। मेरा बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? These 6-7 months are your life's best journey जो आप कभी भी जिएंगे। एंड आई एश्योर यू दिस कि इसके बाद तुमको ऐसा नहीं लगेगा लाइफ में और कोई मजा बाकी रह गया है। इसके बाद तुमको नहीं लगेगा, इसके बाद तुम बोला जी लिया, अब जी लिए। तो ये जर्नी को जीने की कोशिश करना, इसमें रहना। ऐसा नहीं है कि बस इस जर्नी को काट रहे हैं। काटने वाला एटीट्यूड कभी भी जर्नी में मत लाइएगा, दैट विल मेक योर जर्नी डिफिकल्ट। मेरी तो जर्नी वैसी ही चलनी है। मैं तो हर 6 महीने में नए फेसेस देखने की आदत है मेरे को, क्योंकि नया इंटर बैच आएगा, नए फेसेस देखूंगा, सब नया होगा। बट तुमको ये रखना है कि ये 6 महीना मेरा लास्ट है, इसमें जो करना है मेरे को इसी 6 महीने में करना है। डन डन डन। ये दूसरा पॉइंट होने के बाद लास्ट पॉइंट फॉर ओरिएंटेशन इज सब्जेक्ट ऑफ एडवांस अकाउंट्स। ये ना मैं चाहता हूं आप अपनी कॉपी में लिखें। अब यहां से मेरा पढ़ाई शुरू होता है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। एडवांस अकाउंट्स, इसको एडवांस अकाउंट्स बोलो या ग्रुप 1 पेपर 1। और हर पेपर कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स। ऑनलाइन जो भी क्लास कर रहे हैं दे आर कंफर्टेबल विद सॉफ्टवेयर, आवाज वगैरह सब ठीक आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना। सॉफ्टवेयर अपना वही है जो फाउंडेशन में अपने किए थे ना, लाइव क्लास एनसी डिजिटल क्लासरूम वही है। तो कभी बैकअप वगैरह देखना है वैसे ही देखना, मतलब तुमको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा, तुमको उसमें ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया है मैंने। यानी तुम जाओगे तुमको दिखने लग जाएगा क्लास, तुमको कुछ करने का दरकार नहीं है। और जो नए बच्चे जो पहले नहीं पढ़े थे या गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेके पढ़े थे, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने सबको मेल में भेज दिया है और मैंने ग्रुप में भी भेज दिया है सॉफ्टवेयर का तीनों लिंक। iOS भी है, एंड्रॉइड भी है और विंडोज भी है। जिसमें आपको करना है वो कर सकते हैं। बेटर क्लासेस ना लैपटॉप पे कीजिएगा, क्योंकि लंबी जो क्लासेस ड्यूरेशन होती है ना, 2 घंटे की क्लासेस, 100-120 क्लासेस मोबाइल फोन में करने से उतना वो नहीं बैठता। आइदर यूज अ टैबलेट, अ गुड टैबलेट विल डू। बहुत अच्छा पढ़ाई होता है टैबलेट में, बिकॉज इट इज एक तो पोर्टेबल है, कहीं पे भी ले जाओ, और दूसरा स्क्रीन साइज वगैरह ठीक रहता है तो पढ़ने में ठीक रहता है। और यूज अ लैपटॉप। डोंट यूज मोबाइल फोन्स फॉर योर क्लासेस। थोड़ा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो प्लीज आइदर बाई अ टैब और अ लैपटॉप। टैब आपका 12-15 हज़ार में आ जाएगा, एमआई के अच्छे टैब्स आते हैं। और अगर 40-50 हज़ार का बजट है तो लैपटॉप खरीद लेना एक अच्छा। दैट विल हेल्प यू, क्योंकि आपको पूरे 6 महीने की जर्नी में वो लगेगा। और फाइनल में भी वापस ऐसा नहीं है कि इंटर में वो खराब हो जाएगा, फाइनल में भी वही लगना है आपको, तो एक अच्छा बाई कर लेना। रेदर देन बाइंग अ 40-50 हज़ार का मोबाइल फोन, ट्राई 30,000-20 हज़ार का मोबाइल फोन एंड 20,000-25 हज़ार का टैब। दोनों काम हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ाई भी हो जाएगा और मोबाइल फोन का काम भी हो जाएगा। क्लियर? लिखो एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 1 पेपर 1 100 मार्क्स। अकाउंट्स का सब्जेक्ट का देखो अलग इज्जत है सीए में, इसीलिए फाउंडेशन लेवल का पेपर 1 क्या था, इंटर लेवल का पेपर 1 क्या है, फाइनल लेवल का पेपर 1 क्या है, अकाउंट्स। यानी 300 मार्क्स का अकाउंट्स पूरी जर्नी में पढ़ना है। 100 पढ़ चुके हैं, 100 पढ़ेंगे और 100 आगे आएगा।
मेरा बात समझ पा रहे हैं? अकाउंट्स का अलग इज्जत है। क्यों अलग इज्जत है? क्योंकि ये सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज हम लोग क्लास 11 से लेते हुए आ रहे हैं। सब्जेक्ट का कनेक्शन बहुत अच्छा बैठता है जब भी आप अकाउंट्स पढ़ते हो। यानी आप सीखोगे तो नई नई चीजें, पर वो कनेक्शन बैठती जाएगी क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट का बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। हम लोगों ने फाउंडेशन लेवल पे भी कोई 20-22 क्लासेस का बेसिक्स आपने किया होगा, जहां पहले बेसिक्स या फिर जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह आपने पढ़ा। तो वो 20 क्लासेस वगैरह समझने के बाद अब आपको ऐसा नहीं होता होगा जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। यानी हम लोग ऑलरेडी वो बेसिक प्रॉब्लम से ऊपर उठ चुके हैं। अब जो सीखना है, नया सीखना है, हमको वापस पुराना बार बार बोलने का दरकार नहीं है। तो एक सब्जेक्ट में कनेक्शन है। 11, 12, बीकॉम, फाउंडेशन, इंटर, लगातार तुम्हारा ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट चल रहा है। एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट को अगर मैं डिवाइड करूं ना, मैं एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर्स। क्या बोलते हैं? चैप्टर्स। चैप्टर्स में भी 2 पार्ट बांट सकता हूं, एक कंपनी अकाउंट्स पोर्शन एंड एक अदर पोर्शन। अदर पोर्शन में एक ही तो चैप्टर है। क्यों रखा पता नहीं, बट रख दिया, ब्रांच अकाउंटिंग। क्यों रखा पता नहीं, बट रखा है, बोला सीख लो ये वाला। एक्चुअली रियल लाइफ में बड़े बड़े धंधों में आपको ये ब्रांच बहुत देखने, इसीलिए इंटर लेवल पे सिखा रहा है। अदरवाइज पूरा अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। कौन सा अकाउंटिंग? कॉर्पोरेट मतलब कंपनी की अकाउंटिंग करनी है आपको। बट एक तो ब्रांच चैप्टर है जिसमें कंपनी हो जरूरी, कोई भी एंटिटी हो सकता है। अगर उसका ब्रांच है तो ब्रांच अकाउंटिंग कैसे होगा वो बताइए आप। तो एक बार लिखना मत, पहले मैं ना सिलेबस को बांट रहा हूं, फिर आप एक बार में लिख लेना। एडवांस अकाउंट्स का 100 मार्क का सिलेबस पहले मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक पार्ट हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बचपन में अगर थ्योरी पढ़ी थी तो याद होगा 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 1 to 29, 1 से 29, 1 to 29 कितने नंबर्स होते हैं? 29। 29 में से 6 और 8 हटा दो, 6 और 8 कितने बचे? 27। एक्चुअली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम किए थे 1, 2, 3, 4 से लेकर 32 तक। कितने तक? 32। 32 में 30, 31, 32 कभी मैंडेटरी हुआ ही नहीं, उसको हटा दिया गया बाद में। तो अभी कितना बचा? 1 to 29। और 29 में भी 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 और AS8 टाइम टू टाइम दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मर्ज कर दिए गए। AS6 डेप्रिसिएशन था जिसको AS10 में मर्ज कर दिया गया, और AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट था जिसको AS26 में मर्ज कर दिया गया। यानी टोटल आज के दिन कोई तुमसे पूछे बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं, तो तुम क्या बोलोगे? 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये आपके सारे सिलेबस में है। 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब तुम समझ लो 27 चैप्टर। ये 27 चैप्टर पहला पार्ट हो गया सिलेबस का। दूसरा हो गया हमारा चैप्टर जिसको हम लोग अकाउंटिंग वाला पार्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग को बड़े बड़े सम्स बनाने आएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है? थ्योरी भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल भी दे सकता है, केस स्टडी भी पूछ सकता है। जैसे लॉ में पूछता है ना, लॉ मान लो ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, आप बताओ क्या करना चाहिए। एज एन अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी एडवाइस, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवाइस, एज अ चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर एडवाइस, एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एडवाइस। मतलब वो तुमको ये मान चुका है, बोल रहा है एडवाइस करो, बताओ क्या करना है इस केस में। तुम बोल रहे हो हमको क्या पता क्या करना है, जो करना है कीजिए, हम तभी सीखने आए हैं। बट वो तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है एडवाइस कीजिए कि इस केस में कंपनी को क्या करना होगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा चैप्टर है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल बोलते हैं, जैसे कंसाइनमेंट। फाउंडेशन वाज न्यूमेरिकल पूरा, खाली कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन एक चैप्टर था जिसमें थ्योरी थी, और चैप्टर 1 था जिसमें थ्योरी थी। अदरवाइज हर चैप्टर में क्या था? प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे पहला पार्ट जो 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वही समझो तुम लॉ ही है कि लिखा हुआ है लॉ में ये ऐसे अकाउंटिंग करना है, तुमको अकाउंटिंग का रूल पढ़ना है। चैप्टर्स में जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसमें टोटल मैं 2 पार्ट्स बांट सकता हूं। एक पार्ट में बांट सकता हूं कंपनी अकाउंट्स, और एक पार्ट हो गया अदर्स। कंपनी अकाउंट्स में मेरे पास देख कितने चैप्टर्स हैं। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां कंपनी की बैलेंस शीट पीएल बनाना सीखेंगे। अगर एक वर्ड सुना हो शेड्यूल 3, सुना है शेड्यूल 3? वो शेड्यूल 3 के हिसाब से हम लोगों को पीएल बैलेंस शीट कंपनी का बनाना सीखना पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, AS3।
यानी जब मैं कैश फ्लो पढ़ा दूंगा तो यहां 27 से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26। यानी जैसे ही कैश फ्लो पढ़ लोगे वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हो गया, वापस देखने का दरकार। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स बाईबैक कर लेती है और शेयर होल्डर को उनका पैसा लौटा देती है, उसकी अकाउंटिंग सीखनी है। फिर चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, फाइनेंशियली कंपनी को हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं क्योंकि कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रहा है। फिर चैप्टर आता है अमलगमेशन। अमलगमेशन वापस एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न होता है, AS 14। यानी ये पढ़ लिया मतलब AS 14 अपने आप कवर हो गया, तो वहां पे वापस एक माइनस कर दो, तो 27 में 2 माइनस करो, बताओ 25। फिर लास्ट चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें 3 AS कवर होते हैं, AS 21, 23, 27। तो अगर 25 में 3 और घटा दूं कितने हो गए 22। यानी अगर मैं इनको चैप्टर्स में डाल देता हूं तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप कवर हो रहा है, तो वहां मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा कम कम होते चला जाएगा। अदर्स में पहला चैप्टर मैं लूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। एक्चुअली ये एक ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS 13। 22 से 1 और कम कर दो 21, और दूसरा ब्रांच अकाउंटिंग। इसका कोई एस नहीं है, ये नॉर्मल डेबिट क्रेडिट वाली अकाउंटिंग है। टोटल हमारा ये सिलेबस है। अब 25 से मैं कितने माइनस करूं बोलो, 1 2 3 5 और 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर माइनस कर दूं तो कितने बचे, 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको वहां पढ़ने हैं। यानी एकदम सिलेबस जो बांटा हुआ है मैंने उसके हिसाब से तुमको बताया तुमको किस तरीके से अपना पढ़ाई करने का है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? ये तुम्हारे टोटल का टोटल सिलेबस है एडवांस अकाउंट्स का। सर इसका मार्क्स बाइफर्केशन बताओ। इंस्टीट्यूट का ना एक मार्क्स बाइफर्केशन का शीट आया हुआ है, इतना 10 to 15% ये, 30 to 35% ये, वैसा है। मैं उसके बेसिस पे तुमको बोल रहा हूं कि इनके कितने कितने मार्क्स होने चाहिए। पहला वाला जो पोर्शन है वो 15 to 20% कंस्टिट्यूट करेगा। अब 15 to 20% जो हम लोग देखते हैं ना वो 100 का नहीं देखते, 120 का देखते हैं। कितने का? क्योंकि पेपर में ना एक चॉइस आती है क्वेश्चन में, जब चॉइस आता है तो पेपर 100 मार्क का नहीं आ रहा है, पेपर तुमको बना के वो 115 120 का दे रहा है, तुमको करना कितना है 100 मार्क्स करना है। 15 to 20% मेरा आ गया ब्रांच अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट। 2 चैप्टर करेंगे तो 20 से 25 मार्क्स कवर हो जाएगा, 20 to 25 मार्क्स कवर हो जाएगा। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन मैं बोलूंगा 50 to 55%। यानी इतने चैप्टर करेंगे ना तो 120 में समझिए 60 मार्क्स इनसे आएंगे, जिसमें इंस्टीट्यूट ने 30 to 35% तो सिर्फ इनको दे रखा है 4 चैप्टर को, और बाद बाकी 2 चैप्टर मैंने दिए 15 to 25% लिख देता हूं। ये इस तरीके से मार्क्स वेटेज दिया गया, और दिस इज आउट ऑफ कितना 120। अब जो बैलेंस बचा 30 to 35% किससे आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। यानी जहां पे हमको बहुत पढ़ना है वहां मार्क्स कम है, और जहां हमको थोड़ा कम पढ़ना है मतलब चैप्टर्स वगैरह है वहां पे मार्क्स का वेटेज पेपर बहुत अच्छे से मिला के आएगा। जहां पे 120 में 30 अगर MCQ हटा दूं 90 बचा, 90 में यू विल सी 45 मार्क्स to 50 मार्क्स न्यूमेरिकल्स एंड 40 मार्क्स तक का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपके पूरे के पूरे पेपर का बाइफर्केशन है ग्रुप 1 का, जितना मेरे को आपको पढ़ाना है इन दी कमिंग 5 मंथ्स जो आपको पढ़ाना है। और ये इतना बड़ा सिलेबस होगा तो पढ़ाने में टाइम भी उतना ही लगेगा। अभी तो आप नहीं जज कर पाओगे बड़ा है कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कंटेंट अंदर क्या है, अभी तो खाली चैप्टर का नाम देखा है। अब जब कंटेंट में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा साला बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो इसके कारण ये सब्जेक्ट बड़ा है, और बड़ा होने के कारण हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहले बताइए सब्जेक्ट सबको समझ में आ गया पक्का? ये सब्जेक्ट आप नोट डाउन कर लो, ये आप नोट डाउन कर लो, जैसे मैंने किया है वैसे एकदम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। मिस नहीं कर जाऊं इसीलिए बोल रहा हूं। अकाउंट की आपकी अभी 3 क्लासेस पर वीक होंगी। मंडे यानी आज,
थर्सडे एंड संडे, मंडे थर्सडे संडे 3 क्लास अकाउंट्स की होगी, ठीक। 3 क्लास ही कॉस्ट की होंगी, 3 क्लास ही लॉ की होंगी, टैक्स की 4 से 5 होंगी। थोड़ा टैक्स का इंट्रोडक्शन टाइम लगेगा, वो सब्जेक्ट एकदम नया है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए थोड़ी ज्यादा क्लासेस उसमें होंगी। अकाउंट्स 3, कॉस्ट 3, लॉ 3 और टैक्स की 4 से 5 क्लासेस होंगी। अकाउंट्स की क्लासेस का मैं अभी बोल देता हूं, बट टेलीग्राम ग्रुप पे रोज आएगा कि आज ये क्लास है, आज मतलब कल ये क्लास है, वो आ जाएगा। अभी के लिए कल 11 बजे आपका कॉस्ट का फर्स्ट क्लास है। किसका? 11 बजे नहीं, 11 बजे तो भैया का वो रहता है, सॉरी 1:30 पर कॉस्ट का फर्स्ट क्लास है। कॉस्ट का फर्स्ट क्लास है आपका, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ, वो फर्स्ट क्लास है। धन्यवाद। मैं नवनीत सर को बता दूंगा कि मैंने बता दिया इंटर में कैसे पास वगैरह करते हैं, तो ये वो टाइम नहीं लेंगे, वो सीधा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करके स्टार्ट हिज जर्नी। क्योंकि मैं यही बताया, वो वापस ये बताएंगे 40 लाना है 50 लाना है, तो तुमको लगेगा सब पता ही है सर पहले से। तो जैसे नवनीत सर ने फाउंडेशन में कैलकुलेटर सिखाया था, मेरे को बोला तुम्हें इंटर में ये सीखा। हम लोग भाई भाई बांट लेते हैं, बस खाली पढ़ाने का काम और कुछ नहीं, सब चीज बांटेंगे नहीं। लिखो, हाँ नहीं फिर मतलब मेन जब क्लासेस शुरू होंगी तो रिवर्स हो जाएगा, विल स्वैप। हम 1:30 बजे आ जाएंगे, नवनीत सर 11 बजे आ जाएंगे। मेन क्लासेस आफ्टर रिजल्ट जो शुरू होगा। जितने अच्छे से कॉपी बनाओगे और अपने बुक्स को रखोगे, उतना पढ़ाई चैनलाइज हो जाएगा। और जितनी खराब कॉपी बनाओगे, यानी कुछ आधा इधर लिख लिया, कुछ दूसरी कॉपी, हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा, हैंड राइटिंग कैसा भी हो सब चलता है। मेन है कॉपी एक है, मतलब एक ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि आधा इसमें लिख लिया, आधा नई कॉपी में लिख दिया, जो अपने कॉलेज में करते हैं, 6 सब्जेक्ट वाला 1 कॉपी बना लेते हैं, वो यहाँ मत करना। बिकॉज अगर नहीं अच्छे से लिखा हुआ रहेगा, रिवीजन करते समय कोई क्वेश्चन का आंसर देखना पड़ेगा ना, कॉपी घुमाती आधी घंटा हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ने का मन खत्म। पढ़ने का मन आया, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अपना गेट लॉक किए कोई काम के लिए, पापा बाहर से खटका दिए, तो फिर मतलब मूड बना और खत्म हो गया। अरे मतलब तुम बैठे थे पढ़ाई करने के, पापा खटका दी, तो पढ़ाई कैसे होगा तुम्हारा? गेट लॉक इसलिए किया ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, फोकस कर सके। वीडियो भी तो देखना है, ईयरफोन्स लगा के इसमें लगता है। बुक्स कितने दिन में डिस्पैच हो जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन दीपक। हाँ ये दीपक वही है ना, दीपक था, मानव था, और एक तो उत्कर्ष था। अरे बाबा ये डेंजरस लोग। दीपक बाबू करेंगे, सब करेंगे टाइम टू टाइम। अभी प्रिंट में चला गया है, आ जाएगा। जो अभी आपको जरूरत पड़ेगी, मैं अभी 2 बुक्स पहले दूंगा आप लोगों को, वो 2 बुक्स आपको जो पहले मिलनी है वो मिल जाएगी। इस वीक प्रिंट होके आ जाएगा, नेक्स्ट वीक तक डिस्पैच शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए जो लगेगा बहुत शॉर्ट, मतलब जो बुक वाला ही काम है, वो मैं पीडीएफ में दूंगा। अगर किसी को हैंडराइटिंग नहीं समझ में आए ना, तो थोड़ा एडजस्ट करना, मतलब पूछ लेना क्या है। तो तुम लोग इंटर के लिए नया खरीदा गया? तेरा कोई मार्किंग रहता है ब्लू से कौन सा लिखना है, ब्लैक से? जो जो मन आया, जो हाथ में आया वो लिख दिया। हम आज तक नहीं कर पाए। पहले सोचे थे इंपॉर्टेंट को रेड से लिखेंगे और नॉर्मल ब्लू से लिखेंगे। रेड हाथ में आने के बाद नॉर्मल रेड से चल रहा है और इंपॉर्टेंट भी रेड से ही चल रहा है। हम भी एक बार लाइफ में ट्राई तो किया ही है, सब तो बेहतर हम लोग ट्राई किए ही है, बट फेल हो जाते हैं। हाँ, ब्लैक बॉल पेन से ही लिखना है पेपर, नो अदर पेन। और मैंने आप लोगों को कुछ पेन के सुझाव दिए थे कि टेक्नोटिव वगैरह लिखे थे, तो आपको ठीक लगा था? मतलब वो पेन बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो लिखता हूँ तो मेरे तो मतलब अल्टीमेट स्पीड होता है, अल्टीमेट। हाँ यही वाला जो ये लिख रहा है। तुम क्या वो 3 रुपया अग्नि ऐसी वो भी चोरी करके? तो भी वैसा ही है। कौन सा पेन है दिखा? हाँ वो ठीक है। इसमें ग्रिप है क्या? नहीं ये वाला में, हाँ वो वाला में ग्रिप नहीं है, वो फिसलता बहुत पेन। जो नॉर्मल वो है ना, वो प्लास्टिक वाला। ये अच्छा पेन है, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। डन 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 डन।
अब जो नया बच्चा होगा ये सोचेगा साला सर भी पेन भी बता देते हैं कौन सा ले। ये लोग जो था ना, ये लोग बहुत ही खत्म था, बहुत ही खत्म। इन लोग को सब बताना पड़ता, मतलब इन लोग को हमको बहुत कुछ बताना पड़ेगा। शादी करना है कि नहीं करना है, तो फिर बाद में कैसे करना है, क्या करना है, अरे मतलब रीति रिवाज अरे क्या पूजा कौन सा कब होगा, कब संगीत होगा, कब शादी होगा, कब फेरे होंगे, कब मतलब वो होता है ना, बैठते हैं सबके गोद पे, वो सब ठीक है अलग। फिर छुआ-छुई, मतलब वो एक गेम होता है, सॉरी छुआ-छुई नहीं, जुआ-जुई, हाँ कुछ गेम होता है, वो एक ठो घुमा के खोजते हैं। नहीं, हम नहीं खेले, हम बोले तुम खेल के तुम जीत जाओ, खुश हो जाओ। डन, लिख लिया, जल्दी लिख, वीक होते जा रहा है। स्ट्रॉन्ग बनना है, इनटेक ज्यादा, आउटफ्लो कम। पियो पानी वानी ज्यादा पियो, खाना वाना ज्यादा खाओ, हाजमा बढ़ाओ, से वीक मत हो यार। हम लोग चाहते तुम रहे हमारे साथ, तुम जिस स्पेस से बढ़ रहा तुम गायब हो जाएगा। बट एक दिन क्रिकेट होना चाहिए, क्योंकि वेदांत का वो क्रिकेट वाला, तुम लोग इसको चिढ़ाएगा नहीं, इसको लास्ट बैटिंग मिला, लास्ट बॉल, ये तो खुश है अपना, तुमको क्या मतलब है। हम लोग मैच जीतते हैं सबसे ज्यादा। डन, ये हमारा सिलेबस है कि जिस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। ये सिलेबस कवर करने के लिए मैं ना आपको टोटल ये लिखने की जरूरत नहीं है, 5 बुक्स प्रोवाइड करूंगा। देयर विल बी इन टोटल 5 बुक्स। पहला बुक जो है वो है एडवांस अकाउंट्स का मेन बुक। मेन बुक मतलब इसमें जो चैप्टर्स है ना, हमारे चैप्टर सारे, ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सर क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं देते हैं आप, नहीं, ओनली क्वेश्चन। आंसर तो क्लास में करेंगे, आंसर लिख के दे देंगे तो तुम क्लास आना ही बंद कर दोगे, खुद से कर लेंगे, जो होगा नहीं तुमसे। तो क्वेश्चन एंड आंसर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन। यानी जितने भी चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स, इन सारे चैप्टर्स की तुमको एक बुक मिलेगी जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, जो हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे और जिससे मैं आपको होमवर्क दूंगा। इस बुक में जितने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, जितने पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, जितने आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस हैं, वो सारे कवर्ड है, सारे कवर्ड है। जो आपके आने के बाद एग्जामिनेशंस होते हैं, जो रिसेंट एग्जामिनेशन जिनको बोलते हैं, उनके जैसे ही पेपर आते हैं हम उनके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके कंप्लीट कर देते हैं। जैसे फाउंडेशन में हमने किया था कि आपको पहले ही मैं दे देता हूं कि ये पेपर है नया, इसको अपने को करने का है, तो वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लेते हो, डाउट होता है पूछते हो। यहां पे मैं खुद करवाता हूं कि चल ये चैप्टर हमारा हो गया, इस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, चल करके दिखा, तो क्लास में बैठ के हम लोग वो सॉल्व करते हैं। इसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। चैप्टर्स के इन क्वेश्चन मैट के साथ साथ एक और मैट रहेगी जिसको हम लोग बोलते हैं समरी बुक। हम लोग याद है फाउंडेशन में हर चैप्टर का नोट्स जो होता था, नोट्स वो कॉपी में नहीं लिखते थे, कहां लिखते थे, एक समरी बुक में लिखते थे ताकि सब एक जगह आ जाए। इन सारे चैप्टर्स का एक ही जगह पर समरी बुक आपको ये दिया जाएगा। यानी चैप्टर्स का जो ज्ञान लिखने का बात है ना, वी विल नॉट राइट इन कॉपी, ज्ञान वी विल राइट इन समरी बुक। कॉपी में सिर्फ क्या होंगे, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मतलब आंसर्स होंगे क्वेश्चन के। यानी तुम्हारा कॉपीज है ना, कॉपीज वो सिर्फ सॉल्व क्वेश्चंस करने के लिए बनेगा। उससे क्या हेल्प होता है, अगर सारा चीज ज्ञान एक जगह पे और क्वेश्चंस एक जगह पे, तो खोजना बहुत आसान हो जाता है। यानी जब आप एग्जाम से पहले अपना रिवीजन कर रहे होंगे ना, आपको ये 70-80 पेज की सिर्फ समरी बुक देखनी है, आपको अपनी कॉपी वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चैप्टर्स के लिए 2 बुक आपको मिलेगी। एक मिलेगी आपको बुक नंबर 1 जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे, एक मिलेगी बुक नंबर 2 जिसमें क्या रहेगा, समरी रहेगा। और एक आपकी कॉपी जो आप बनाओगे वो आपकी कॉपी रहेगी जिसमें सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। पहला डन हो गया चैप्टर्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए ना आपको टोटल 3 बुक्स मिलेंगी, 3 बुक्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 2 आपको मिलेंगे वॉल्यूम्स, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसके अंदर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, यानी मैं आपको कोई नोट वगैरह कॉपी में नहीं लिखाता हूं। अगर आप बुक देखेंगे ना, बुक, ये बुक ही ऐसा बना हुआ है जिसमें
ज्ञान भी बुक में दिया हुआ है, बेसिक्स को हटाने के बाद AS2 चलते हैं। ज्ञान भी बुक में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी मैं कहां लिखाऊंगा, बुक में ही लिखाऊंगा, और एक्सप्लेनेशन के बाद क्वेश्चंस भी कहां है, बुक में, और उनका सॉल्यूशन भी कहां रहेगा, बुक में। यानी AS की हम कॉपी नहीं बनाएंगे, हमारा AS हमारे बुक्स में ही रहेगा। यानी मैं AS2 अगर चालू करूंगा तो पहले पढ़ाऊंगा बुक से, ज्ञान लिखा हुआ है सब अपने रीड करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेनेशन वहीं पर लिख लेंगे सो दैट पढ़ते समय एक्सप्लेनेशन एकदम सामने रहे, और उसके बाद क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन के बाद ही तुमको दिख जाएगा हर टॉपिक का। तो मैंने एक टॉपिक पढ़ा है, जैसे बचपन याद करो, इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 उसी पर था। आपको 5 टाइप ऑफ इन्वेंट्री दिया हुआ है, हिस्टोरिकल कॉस्ट दिया हुआ है, NRV दिया हुआ है। तो याद है हम लोग वैल्यू करते थे कॉस्ट और NRV विच एवर इज, और ये हम लोग करते थे आइटम बाय आइटम बेसिस पे। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, उसका क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन कंप्लीट किया, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। यानी ज्ञान भी बुक में, क्वेश्चन आंसर भी बुक में। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो क्लास में पढ़ाते समय तो सब पढ़ाऊंगा। अब क्या होता है सर, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अगर आप देखेंगे ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अपने में हो सकता है 11 to 34, यानी कितने पेज का हो गया, 24 पेजेस का। 11 to 34, 23 नहीं होता, 24 होता है। 11 भी इंक्लूड कर रहे, 34 भी इंक्लूड कर रहे, तो 24 पेजेस। सर एग्जाम के दिन इतना रिवाइज कैसे करेंगे? आपकी 226 पेज की ये मैट है, दूसरी वाली AS की वॉल्यूम भी 226 पेज की, हम रिवाइज कैसे करेंगे? रिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी एक समरी बुक रहेगा। यानी वो ये रहा, वो समरी बुक, एकदम पतलू सा समरी बुक मेरी तरह। ये किस पे हंसा? किस पे? हम बोले, ये नहीं बोले कौन हंसा, हम बोला किस पे हंसा। हाँ बुक पे हंसा ना, हाँ ठीक। ये हमारी समरी बुक रहेगी AS की। AS की समरी बुक में क्या होता है, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जैसे AS2 आया मान ले, तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्सेप्ट का नाम लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में मैंने एक ब्रैकेट छोड़ दिया। तुम क्या करोगे, जैसे ही AS2 कंप्लीट होगा उस दिन घर बैठ के AS2 रिवाइज करोगे, तुम्हारा ये होमवर्क रहेगा कि तुमको ये पूरा टेबल फिल इन द ब्लैंक्स करना है। और ये ऐसा नहीं है याद करके, बुक से देख देख के करना है, ताकि जो 24 पेज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 था, अब वो 24 पेज कितने पेज में आ जाए, 1, 2 और 3 पेज। हम जब एग्जाम में पढ़ेंगे ना, तो किससे पढ़ेंगे, समरी बुक से पढ़ेंगे। हाँ इसमें एक काम और करेंगे, हम क्या काम करेंगे सर, अगर मान लो एक टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसका आप क्वेश्चन क्लास में करा रहे थे, मेरे को इसका क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया लगा था सर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्वेश्चन 9। यानी जब रिवीजन करूंगा तो रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन 9 मेरे को देखना ही। यहां लिख लो टॉपिक के साथ, या एकदम शुरू या एकदम लास्ट में लिस्ट ऑफ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और बुक बहुत अच्छे थे, ये हमको करने का है। तो इससे क्या होगा, जब रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के साथ साथ वो 4 अच्छे क्वेश्चन देख लिए, मतलब पूरा AS2 कंप्लीट हो गया। यानी इट इज नॉट ओनली दी बुक्स और क्लास का लेक्चर्स विच हेल्प। ये समरी बुक जब हमारी बन जाएगी ना, तो टोटल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 120 क्लास में पढ़ाऊंगा वो 160 पेज में कवर हो जाएगा। 70-80 पेजेस की ये AS वाली मैट है। कितनी पेजेस की होगी देखता हूं, कितना है, 81 पेजेस की ये AS वाली मैट है समरी, और वो कई 70-80 पेज की चैप्टर्स वाली समरी होगी। उस समरी में तो थ्योरी भी दिया हुआ है, मतलब उसमें तो और भी कवर हो गया। तो यानी 160 पेज में 120 क्लास का कंटेंट कवर्ड, ताकि जब रिवीजन करने बैठे तो हमको कभी ऐसा ना लगे कि हमको 5-5 बुक पढ़ना है। रिवीजन के लिए सिर्फ 2 बुक्स है समरी मैट, और बाद बाकी 3 बुक्स में हमारे क्वेश्चन और क्लास जो हम लोग नोट्स है वो सारे हैं। ये इसलिए बनाना जरूरी है, जैसे फाउंडेशन में भी तुमने फील किया होगा, जब अकाउंट्स का भैया फाइनल रिवीजन कर रहे थे, समरी बुक होने के कारण ना हमको इधर उधर खोजना नहीं पड़ा। हम एक जगह गए, BRS का कॉन्सेप्ट पढ़ा, थ्योरी भी वही था, तो थ्योरी भी वहीं से हो गया। हमको सिर्फ क्या करना पड़ा, क्वेश्चन निकाल के 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। वो भी हम लोग लास्ट में क्वेश्चनर जो दिए थे, वो क्वेश्चनर से सर सॉल्व कर लिए थे। तो हमारा सब चीज लास्ट में जाके वो 2 कॉपी में हो जाना चाहिए। हम लोगों को अलग से 4-5 कॉपी रेफर, ऐसे तो क्लास की कॉपी देखोगे तो 2-3 कॉपी क्लास में भर ली होगी सबकी अलग अलग, जिनका कॉपी जैसा था। 2-3 कॉपी भर गई। अगर इतना पढ़ने बैठते तो एग्जाम के दिन रिवाइज कैसे करते?
तो हमारा टोटल 100 पेज का एक समरी मैट है, समरी मैट देखा, चैप्टर्स खत्म। खाली हम लोग कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप ही तो अलग किए थे, बाद बाकी तो सभी हमारा समरी मैट में था, तो समरी मैट से ही किए थे। तो हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि हम लोग रिवीजन करते समय कैसे चीजों को समराइज कर सके, उसके लिए 2 समरी मैट है। अब समरी मैट चैप्टर वाली तो मैं क्लास में करवाऊंगा, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली समरी बुक क्या रहेगा, होमवर्क। यानी एक स्टैंडर्ड कंप्लीट करूंगा, उसका होमवर्क जाएगा। तुमको बैठ के क्या करना है, उसी दिन बैठ के एक बार रिवीजन करके या संडे बैठ के रिवीजन करके उसको फिलअप कर लेना है। मेरे पास सारा फिल्डअप भी पड़ा है, बट वो मैं अभी नहीं दूंगा, वो मैं एकदम लास्ट में दूंगा कि भैया अगर तेरे से नहीं हुआ तो ये ले ले, कम से कम इसे पढ़ लेना। बट उसका मजा नहीं है जब समरी अपने हाथ से लिखोगे, अपने तरीके से लिखोगे, अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखोगे, तब जाके तो समरी का फायदा है, नहीं तो समरी का फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हारे हिसाब से होगा भैया ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को बनाते समय गलती होता है, और ये लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया ये मेरे को याद क्या करना है इसका। तो जब तुम अपने हिसाब से स्टार मार्क करोगे ना चीजों को, तुमको पता रहेगा कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। दिस इज वेयर अवर समरी विल वर्क। तो टोटल 5 बुक हो गई, 2 चैप्टर्स की और 3 एएस की। 2 चैप्टर्स में एक हो गया मेन बुक जिसमें क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, एक हो गया समरी मैट जिनका क्लास में नोट्स लिखेंगे। एएस की 3 बुक है जिसमें 2 वॉल्यूम में तो हम लोग पूरा पढ़ाई करेंगे, और एक जो तीसरा समरी बुक है उसमें हम लोग उसी पढ़ाई को क्या करेंगे, समराइज करेंगे। ये टोटल 5 बुक सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स के पेपर के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। अब होता क्या है, ये 5 बुक देने के कारण क्या होता है ना, आप जब क्लास करने आओगे आपको ध्यान रखना है कौन सी बुक आपको कैरी करनी है। जैसे अगर मैं AS2 पढ़ा रहा हूं और AS2 AS के वॉल्यूम 1 में है, जब AS2 पढ़ाऊंगा तो सिर्फ AS का वॉल्यूम 1 लाना है और कुछ नहीं लेके आना है। बट मान लो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो चैप्टर जब पढ़ाऊंगा मेरे को कॉपी भी चाहिएगी, मेरे को चैप्टर वाली क्वेश्चन आंसर मैट भी, क्वेश्चन वाली मैट भी चाहिएगी, और मेरे को समरी मैट भी चाहिए होगी क्योंकि लिखना उसी में है। तो यानी उस समय तुमको तीनों मैट लेके आना है। मेरा बात समझे? तो ये सब चीज पहले ही दिन बता रहा हूं ताकि मैं चैप्टर बताऊं तो तुम समझ जाओ हमको कौन सा मैट उठा के लेके जाना है। एएस हम लोग लाइन वाइज कवर करें, यानी जब वॉल्यूम 1 पूरा कवर हो जाएगा तभी वॉल्यूम 2 में जाएंगे, नहीं तो वॉल्यूम 2 को देखना भी पहले। तो पहले एएस 1 का वॉल्यूम 1 का कंप्लीट होगा सारा, फिर वॉल्यूम 2 आएगा। तो एएस हम लोग इसी तरीके से लाइन से पढ़ेंगे। हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिलेबस में बहुत ज्यादा है, 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करने हैं। 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया, 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वापस किया, 1 चैप्टर और कर लिया, फिर 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया, 1 चैप्टर और पकड़ लिया। इससे मिक्स रहने से क्या होगा, जो चैप्टर्स है बड़े बड़े जिसमें टाइम लगेगा, जिसमें क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे, वो भी होते जाएंगे। जब एएस पढ़ेंगे तो तुम्हारे पास एक टाइम रहेगा कि चैप्टर्स को संडे को बैठ के हम रिकंसाइल कर लें। तो हम लोग हमेशा पढ़ते समय ये बहुत कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे कि पहले एक बेसिक्स शुरू करूंगा, बेसिक्स के बाद 2 एएस किया तो फिर 1 चैप्टर चला जाऊंगा, फिर 2 एएस किया फिर 1 चैप्टर चला जाऊंगा, फिर 2 एएस किया फिर 1 चैप्टर चला जाऊंगा। इससे आपका पढ़ाई बहुत स्मूथ चलेगा। क्या बात क्लियर है सबको, क्या है क्या नहीं? तो टोटल जब आप फाइनल अपना एडमिशन, अभी मैं आपको ना स्टे एड में सिर्फ 2 बुक्स दूंगा, जो जीडीपीडी है वो देख लेना 5 बुक आपको मिला है कि नहीं मिला। 2 बुक्स कौन सी दूंगा, एएस की वॉल्यूम 1 दूंगा और एएस का समरी मैट दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले पढ़ाऊंगा तुमको एएस का बेसिक्स, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 विच इज बेस्ड ऑन इन्वेंट्री। क्या इन्वेंट्री हम लोग पढ़े थे फाउंडेशन में? तो एक कनेक्शन बैठना शुरू होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे AS10 विच इज ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्या बचपन में डेप्रीसिएशन वगैरह पढ़े थे? वो एक कनेक्शन बना रहेगा। जो हमने पढ़ रखा है उसी को हम लोग लेकर आगे शुरू करेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से चालू करूंगा ना, इट विल बी अ लर्निंग एलिमेंट कि सर शेड्यूल 3 का फॉर्मेट लर्न करवा रहे हैं। तो एक बार पहले जो फाउंडेशन की जर्नी में पढ़ रखे हैं उससे आगे घुसना शुरू करें। जब हम लोग उधर उतना दूर पहुंच जाएंगे उसके बाद हम लोग एक एक करके चैप्टर्स उठाना शुरू करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको 2 ही बुक दूंगा, जो रहेगी एएस की वॉल्यूम 1 एंड एएस का समरी मैट। समरी मैट इसलिए साथ में दे रहा हूं ताकि AS2 जिस दिन खत्म हो तुम अपना घर पे समरी कर लो, वो बाद मिलेगा। अभी नहीं करोगे तो क्या होता है, बैकलॉग बढ़ते चला जाएगा कि सर AS2 हो गया था, आप बुक नहीं दिया, अब हम समरी कब करें? AS2 कंप्लीट हुआ, संडे बैठ के समरी कर दो। AS10 कंप्लीट हुआ, संडे बैठ के समरी कर दो। समरी करने से 2 फायदे। पहला,
सर एक जो आप बोले थे कि हर संडे बैठ के रिवाइज करना है, जो चैप्टर कंप्लीट होगा तो रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा, जब सर सेकंड रिवीजन करना होगा ना, हम बुक वापस खोलने का जरूरत नहीं है, अब 3 पेज में हम एएस रिवाइज कर सकते हैं। यानी अगर आप बोलेंगे AS2 का टेस्ट है, AS2 रिवाइज करके आओ, तो सर हमको टोटल में 20-25 मिनट लगेगा, हमको 3 पेज घुमाना है अच्छी तरीके से, मेरा AS2 कंप्लीट। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो वो समरी हम लोगों को बहुत अच्छे से बनाने का है। क्लियर? रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स वगैरह जब हमारे 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब हम चालू करेंगे, तो वो अभी चालू नहीं होंगे। जब हम लोग 4-5 चैप्टर कर लेंगे, AS2, 10 इन्वेस्टमेंट, फिर और 2 AS कर लेंगे, तब मैं रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स चालू करूंगा आपका। लंबी जर्नी है, तो महीना सवा महीना पढ़ने के बाद विल स्टार्ट अवर रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स। जैसे फाउंडेशन में भी किए थे, फाउंडेशन में शायद बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद शुरू किए थे, बेसिक्स BRS बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वैसे ही हम लोग यहां पर भी 3-4 चैप्टर होने के बाद ही शुरू करेंगे। क्लियर है बात? क्या मैंने आपको एडवांस अकाउंट्स का हमारा सिलेबस क्या है ये समझा दिया? अब सर आप शुरू कहां से करोगे? मैं शुरू करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, जहां पे नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी फर्स्ट क्लास, वो होगी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाउंडेशन में पढ़ा हुआ नहीं है क्या है, यहां आपकी नई जर्नी शुरू होगी। बट फिर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसके अंदर जाऊंगा AS2 and 10, वो पूरा का पूरा फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। सर अकाउंट्स का बेसिक जैसे आप फाउंडेशन में पढ़ाए थे, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, वो वापस पढ़ाएंगे क्या? देख पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा समझाया हुआ है। किसी बच्चे को अगर लगता है, जैसे नॉर्मली किस बच्चे को लगता है मैं बताता हूं, जो बच्चा या तो मेरे से नहीं पढ़ रखा है, उन्होंने जब अपनी ट्यूशन की तो वहां पे डायरेक्टली चालू हो गया, फॉर एग्जांपल जर्नल से या फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर से, या फिर जो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट होते हैं ना, वो थोड़े डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि सर हम लोग ना बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अब अचानक से पढ़ाई चालू कर रहे हैं, तो हम लोग को एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। मेरी बेसिक्स की 7 to 8 लेक्चर्स है, जहां पे मैंने क्या डिस्कस किया है, अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, अकाउंटिंग जब करेंगे तो एसेट किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं, इक्विटी किसको बोलते हैं, इनकम किसको बोलते हैं, एक्सपेंस किसको बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट कैसे सोचते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते समय किस तरीके से फाइनल अकाउंट्स बनता है, अक्रूवल क्या होता है, कैश क्या होता है, ये सारी बातें उधर डिस्कस की हुई है। जिस बच्चे को भी लगता है ना कि मेरा वीक है बेसिक्स, वो बच्चा उनको रेफर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज जिस बच्चे को ऐसा लगता है नहीं सर हम फाउंडेशन सच में पढ़ के आए हैं, उन बच्चों को एज सच करने का दरकार नहीं है। तो अगर किसी बच्चे को लगता है सर आई एम वीक, आई वांट दोस कॉन्सेप्ट बैक, आई वांट टू रिवाइज देम, तो आप घर पे बैठ के आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, जितना टाइम लगाना है लगाओ, आप थोड़ा थोड़ा देखते रहो। अदरवाइज हम लोग सीधा बेसिक्स ऑफ एएस से चालू करेंगे, क्योंकि इंटर में हमारा सिलेबस ही क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो बेसिक्स अभी भी पढ़ेंगे, बट इंटर के रेलिवेंट बेसिक्स पढ़ेंगे। जो फाउंडेशन के रेलिवेंट बेसिक्स थे, उसके मेरे शॉर्ट क्रिस्प पार्ट वीडियो बनाए हुए 2-2 घंटे के वीडियोस होंगे, वो आपको आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं अब बोलूंगा एज सच जिनका फाउंडेशन जिनको लगता है हाँ पढ़े थे हम, उनको करने का दरकार, डोंट इन्वेस्ट अभी 16 आवर्स। कभी लगे कि सर ये वाला वर्ड थोड़ा सा, तो उस समय निकाल के खाली वो वर्ड देख लिया, काम हो गया। पूरा तुमको पढ़ने का दरकार नहीं है। एक जरूरत भी होता है ना कि कोई चीज की जरूरत है या नहीं है, अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो किसी बच्चे को लगे हमको करना है, मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जब मन जैसे मन वैसे तुम देख सकते हो। तुम उसको ना नगेट्स बना के भी देख सकते हो कि एसेट का पार्ट देखना है तो एसेट आधी घंटा देख लिया, बात खत्म, बंद कर दे। अभी मेरे को लायबिलिटी समझना है, लायबिलिटी आधी घंटा देख लिया, बंद कर दिया, हो गया। अभी हमको इनकम समझना है, इनकम देख लिया, आधी घंटा खत्म हो गया। तुम इसको इस छोटे छोटे पार्ट्स में भी देख सकते हो, उसमें भी कोई हड़बड़ी नहीं है। तो जिनको ऐसा लगता है उनको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स करने हैं, वो वहां से कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। उस पूरे के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो नया है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस, जो मैं अलग से मिसलेनियस बोल के भी पढ़ाता हूं कि भैया ये मिसलेनियस टॉपिक है, 5 मार्क का कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये मेरे साथ कर लो। तो वो हम लोग अलग से करेंगे, उसकी चिंता नहीं करने की। बट वो जो एकदम कोर बेसिक्स अकाउंट्स किसको बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स किसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी तुमको सिखाया हुआ है, वापस करने का दरकार नहीं है। इसमें आपको अपने आप को पहचानना होगा। अगर किसी बच्चे को लगता है आई वॉन्ट टू डू इट सर बिकॉज आई थिंक आई एम थोड़ा सा वीक इन अकाउंट्स, यू शुड डू इट, यू शुड नॉट लीव इट। ये नहीं कि तुम्हारा दोस्त नहीं करना है तो तुम भी नहीं करोगे, या दोस्त कर रहा है तो तुमको भी करना होगा। इट इज लाइक सर मेरे को जरूरत है तो मैं करूंगा, नहीं जरूरत है तो करने का दरकार नहीं है। एकदम खुल के, एकदम नॉर्मल बात, लगे करना है तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। उससे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपका सिलेबस में वो है ही नहीं, आपके सिलेबस में शुरू ही यहीं से होता है।
क्लियर है बात क्या मैंने बोला? पक्का? हम लोग मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे थर्सडे, इतना बजे 11 AM शार्प। 11:05 तक मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, तो आप 11 बजे तक पहुंचने की कोशिश की, मतलब 5 मिनट पहले ही पहुंचोगे तो बेटर रहेगा। थर्सडे 11 AM अकाउंट्स क्लास 2, अनाउंसमेंट ग्रुप में आ जाएगा। जो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रखे हैं ना, 3rd फ्लोर की ऑफिस में जाइए, उनसे लिंक मांगिए, वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और कल कॉस्ट का क्लास 1 है। जो ये डायलेमा में थे कि हम एक ग्रुप करेंगे 2 ग्रुप करेंगे, आज ने डायलेमा क्लियर कर दिया। स्टार्ट कर रहा है, चुपचाप शांति से स्टार्ट कर देना, दोनों ग्रुप पढ़ना चाहिए। कॉस्ट क्लास 1 कल रहेगा, यानी ट्यूसडे। टाइमिंग 1:30 या 1:45, एकदम एग्जैक्ट क्या होगा वो ग्रुप में बता दिया जाएगा। 1:30 आप लेके चलो, आप 1:30 तक पहुंच जाना। क्लियर है बात? डन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं ऑनलाइन। बाय बाय। लक्ष्य सेलो पिन पॉइंट इज द पेन या टेक्नो टिप? अच्छे, दोनों पेन अच्छे। एक सेकेंड, ठीक है दीपक, वो जिन्होंने भी एडमिशन लिया सबको मिल गया है टेलीग्राम लिंक का। मैं ग्रुप में भेजूंगा, फिर उल्टे पुल्टे लोग ज्वाइन करेंगे, फिर वो लोग कुछ बकवास करेंगे, इसीलिए मैं नहीं भेज रहा।